यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। आप लोग मुझे कंफर्मेशन दे दो रिकॉर्डिंग के लिए एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट हमारी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं बेसिकली। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट मॉड्यूल कहेंगे हम लोग बेसिकली। ये था वर्ड, पावर पॉइंट एंड आउटलुक एंड एक्रोबैट। ठीक है, पीडीएफ रीडर बेसिकली। ठीक है, तो इसके लिए ये एक समरी बुक बनाई थी मैंने और ये आपके पास है इसका प्रिंट आउट। राइट, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, एक बार मैं ये इंडेक्स में से बता देता हूँ। ठीक है ना। वर्ड वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल का मैंने आपको अपीयरेंस बताया था, लेआउट बताया था। राइट, है ना। तो कैसे दिखता है, कैसे नहीं, किसको क्या बोलते हैं, एक बार बस देख लेना इन चीजों का। है ना, क्विक एक्सेस टूल बार होती है यहाँ पे। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ये चीजों को रिबन बोलते हैं। है ना, ये वाला रिबन है ये। ठीक है, और बाद में ये टाइटल बार है यहाँ पे, क्योंकि टाइटल लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, और उसके बाद में ये रूलर होता है ये वाला, और उसके बाद में ये स्क्रॉल बार यहाँ पे है ना। और यहाँ पे जूम का बटन दिया हुआ है, बेसिकली जूम का कंट्रोल है ये। है ना, और ये बेसिकली जो हमारा होता है, ये जिसपे हम लोग लिखते हैं, ये हमारा डॉक्यूमेंट का एरिया जिसपे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पेज का स्टेटस वगैरह बताता है बेसिकली, काउंट वगैरह। और ये यहाँ से हम लोग व्यू को चेंज कर सकते हैं, ये ऐसे वगैरह। ठीक है, बस इतना ही चीजें है यहाँ पे। और इसको हाई, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और के क्लोज की वगैरह बटन दी हुई है ना। और यहाँ से सेव वगैरह करते हैं हम लोग ये फाइल में से। और इधर ऑप्शंस में सेटिंग वगैरह होती है इसकी। ठीक है, तो इसी तरीके से सारा पावर पॉइंट में भी और एक्सेल में भी, तो ये कंट्रोल्स ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलेंगे। बस ये जो डॉक्यूमेंट का एरिया होता है वो तो हर बार चेंज होना ही होना है ना, बिकॉज ये एप्लीकेशन चेंज हो रहा है। ये क्या है, एप्लीकेशन है बेसिकली। राइट, यस। तो इनको हम लोग, ये देखो तीनों का यहाँ पे, तीनों चारों का आउटलुक भी इसी में दिखा दिया है ना। इसमें एडिशनल क्या है, ये नेविगेशन पेन है ऊपर का, तो ये सेम सेम है। और यहाँ रीडिंग पेन हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जब भी मेल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है ना। ये अपीयरेंस को लेके हो गया। और ये पीपीटी है ना, इसका लेआउट क्या है, इसका जो डॉक्यूमेंट एरिया है ये बेसिकली ये है ना, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। है ना, यहाँ पे उसके थंबनेल वगैरह दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड में। और बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है। स्टेटस बार तो उधर भी था, जूम का कंट्रोल वगैरह भी था, है ना। बस दो ही चीजों में यहाँ पे चेंज। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ड की बात करते हैं, एमएस वर्ड की। तो इसमें आपको ये जो टेक्स्ट को लिखना और उसकी फॉर्मेटिंग करना। देखो मैं वापस से बोलता हूँ एक चीज, कभी भी कोई भी आप डॉक्यूमेंट बनाओगे, डॉक्यूमेंट फर्स्ट अगर आप बनाओगे तो अपना रिज्यूमे बनाओगे। राइट, तो एवरी टाइम उसका अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर रखना। मैंने कई सारे मेरे पास रिज्यूम्स आए हैं, तो किसी का अलाइनमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर उसके मतलब यहाँ से कंटेंट स्टार्ट होता है, फिर वहां थोड़ा सा इधर से होता है, फिर कभी जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ये बुलेट्स वगैरह जो देते हैं ना, तो सॉरी, ये यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दे, तो वो थोड़ा सा सही नहीं लगता है। ठीक है, डजंट लुक प्रोफेशनल। तो क्या है ना, ये सारी प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए। राइट, ये प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए। तो मान लो कि अलाइनमेंट की अगर बात करूं मैं तो, है ना, ये होती है प्रॉपर अलाइनमेंट, क्योंकि ये एक लाइन में है। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट अगर लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऐसे चल रहा है ना, तो फाइन है ना। देखो ये सर इसके लाइन में तो नहीं है, ये तो आगे चले गया, क्योंकि ये उसका कंटेंट है तो चलेगा। ठीक है, बट अभी नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे कंटेंट चल रहा है, इसके नीचे वापस से आपको बुलेट्स वगैरह देनी है, तो ये ना यहाँ से ऐसे स्टार्ट ना हो, है ना। क्योंकि उसका जो लाइन लेंथ है कहाँ से चल रही है, यहाँ से चल रही है ना। ये देखो यहाँ पे, तो ये दो जो है बाद के आगे चले जा चुके हैं, तो उधर नहीं जाना चाहिए, उसको बैक स्पेस दोगे आप, है ना। यहाँ पे आ गया तो वापस से इसको बुलेट पे क्लिक कर दोगे।
राइट? तो ये एक लाइन लेंथ में दिखना चाहिए, तब जाके वो प्रॉपर दिखेगा। ठीक है? यहाँ पे आई थिंक रिज्यूम मैंने रखा था, मैं दिखा देता हूँ एक बार। यस। हाँ, ये रिज्यूम राइटिंग का कंटेंट वाली बात है, रिज्यूम भी था आई गेस। यस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्रॉपरली एक लाइन में दिख रहा है कंटेंट, ठीक है ना? ये भी देखो, ये एक लाइन में है, बुलेट्स है तो बुलेट्स सारे की सारी एक लाइन में जा रही है ना? ये देख लो आप। राइट सर, ये तो इधर चले गया क्योंकि ये टेबल है। ठीक है, ये अलग कंटेंट हो गया। बट ये जो दिख रहा है सेम सेम, वो प्रॉपरली एक ही लाइन में दिख रहा है ना? मतलब एक बार देखते से ही कितना ऐसा ब्यूटीफुल सा लगना चाहिए। यार एक फीलिंग होती है ना देखते से ही कि यार कितना अरेंज्ड है ना? वो देखते से ही ब्यूटीफुल लगता है बेसिकली, है ना? तो वो फील आना चाहिए बेसिकली, ठीक है? यस, चलो ठीक है। तो फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर फॉर्मेटिंग मतलब क्या, एक ही चीज है क्या? नहीं, फॉर्मेटिंग इंक्लूड्स एवरीथिंग। ठीक है ना? ये सारे कभी बोल्ड है, कभी इटैलिक है, ये सारा कब बोल्ड रखना है, कब इटैलिक रखना है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वाली थिंग है। आपको लगता है वैसा वाला, है ना? जो थोड़ी लगती है कि यार हेडिंग्स वगैरह तो आप बोल्ड कर दो उसको। बाकी जो कंटेंट होता है, आपका मेन बॉडी होती है, उसको नॉर्मल रखो। जैसे मान लो कि ये देखो, है ना, इसको बोल्ड रखा है हमने, ठीक है, और इस कंटेंट को हमने, ये तो ऑलवेज नॉर्मल ही रहेगा, है ना? उसको बोल्ड करने की जरूरत नहीं है कंटेंट को। ठीक है ना? इटैलिक वगैरह देखो, यहाँ पे ऐसे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है, तो ये इटैलिक में किया है क्योंकि ये जस्ट सब हेडिंग है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिए, इसलिए हमने किया हुआ है उसको। ठीक है? इस बाकी मेन कंटेंट को हम लोग नहीं करते यूजुअली, ये नॉर्मल ही रहता है। ठीक है? इसको आप बोल्ड कर सकते हो ऑफ कोर्स, है ना? इसको रखना है तो बोल्ड रखो, नहीं तो मत रखो। लेकिन क्या है, जस्ट एक एजुकेशन है, तो दिखाना है तो दिखा सकते हो बोल्ड। एक चीज, अभी देखो ये कंटेंट यहाँ पे है ना, तो इसको ऐसे आपको बुलेट्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? बेसिकली ये ऑलरेडी ये हेडिंग है, तो इसको कहाँ बुलेट दोगे आप? ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए हेडिंग्स वगैरह। ठीक है, चाहो तो आप इसको सेंटर में रखो या लेफ्ट में रखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना? सेंटर में भी रखा तो चलेगा, लेफ्ट में भी रखा तो चलेगा, जैसा भी आपको सुटेबल लगता है रख सकते हो। नॉट नेसेसरी कि एज इट इज होना चाहिए, बट क्या है, वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड होना चाहिए, ये बोलना है मुझे कंटेंट। ठीक है? डन। ठीक है, ये हाइलाइट्स एंड फॉर्मेटिंग, हाइलाइट्स मतलब ये हाईलाइट होता है इससे। ठीक है? और फॉन्ट का भी कलर चेंज करना है तो इससे करते हो, ये तो सबको आता ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, सब सब क्या बोल दिया, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब क्या था, ये बेसिकली ऐसा छोटा सा लिखा होता है ना, डेट वगैरह, है ना? इसका क्या जैसे आप सेवेंथ के बाद में टीएच लिखोगे या कुछ, तो ये अपने आप ले लेता है क्योंकि उतना अंडरस्टैंड करता है। राइट? उतने स्मार्ट हो चुके हैं ये सारे टूल्स, तो ये अपने आप उसने सुपरस्क्रिप्ट कर लिया क्योंकि वो उसको पता है कि मैं कुछ ना कुछ डेट लिख रहा हूँ। टीएच, आरडी, है ना? जैसा थर्ड लिखते हैं हम लोग तो आरडी लिखते हैं ना, देखो। ठीक है? और मुझे कुछ सेवेंथ लिखना है तो अभी मैं यहाँ पे कुछ ये करता हूँ, देखो नहीं हुआ वो, मैंने कुछ सेम सेम तरीके से टाइप किया, उसको नहीं हुआ, है ना? वो टीएच हुआ, आरडी हुआ, क्योंकि हम लोग सेवेंथ या थर्ड बोलते हैं ना, इसलिए उसको पता है कि यार उनको डेट लिखना है, इसलिए उसने अपने आप ऊपर ले लिया उसको। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट कर लिया चीजों को। ठीक है, उतने स्मार्ट तो है ठीक है टूल्स। यस। नेक्स्ट होता है स्ट्राइक थ्रू, मतलब चीजें ये काट दे। स्ट्राइक थ्रू मतलब ये क्या होता है, ये वाला ना, स्ट्राइक, काट देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, तो ये जब भी कंटेंट आपके साथ में, आई मीन लेटर वगैरह कोई शेयर करता है, आपको उसमें से डिलीट करना है कोई चीज, बट क्या डिलीट करोगे तो उसको समझ नहीं आएगा आगे वाले को कि यार इसमें से कौन सा कंटेंट अनवांटेड है, तो उसको सिंपली आप ऐसे कैंसिल कर दो, कट कर दो। मीन्स कट कैसे, स्ट्राइक थ्रू कर दो। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी ऐसे टेबल वगैरह होता है ना? टेबल प्रॉपरली अरेंज्ड होना चाहिए, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये चीज। ठीक है, ये सर यहाँ पे हाईलाइटेड वगैरह है इसलिए क्या, नहीं, हाईलाइट करना नहीं करना इज सेकेंडरी। ठीक है, बट प्रॉपरली दिखना चाहिए, ये बोलना है। ये देखो, यही अगर सेंटर में रहते तो अच्छे लगते क्या नंबर्स, है ना? उतना अच्छा नहीं लगता है, वही प्रोफेशनल नहीं लगता है। बट ऐसे करोगे तो प्रोफेशनल लगेगा। सर ऐसा क्यों नहीं प्रोफेशनल लग रहा है, रीजन बताता हूँ मैं। सेंटर में करोगे तो, क्योंकि देखो सबका जो लेंथ है ना,
नंबर्स का वो सेम नहीं है, कुछ छोटे बड़े वगैरह है। वही अगर इक्वल वाले रहते, मतलब 200 200 300 400 500, जिसके नंबर्स लेंथ बेसिकली सेम होती, तो वो भी अच्छा लगता अगर सेंटर में रखते तो। ठीक है, समझ गया ना आपको? यस। ये कुछ तो बस हमने लेटर देखा होगा, बेसिकली कुछ बनाने की कोशिश की होगी। लाइंस एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, आपको इसी का अगर ये लाइंस की स्पेसिंग देनी है तो यहाँ जाओगे, देखो सभी लाइंस के बीच में स्पेस आ रही है। ठीक है, और पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब होता है, देखो लाइन स्पेसिंग नीचे थी, ये पैराग्राफ स्पेसिंग था। ठीक है, यहाँ जाओगे आप, ऐसे करके पैराग्राफ की स्पेसिंग हम लोग बढ़ा सकते थे, राइट? है ना, ऐसे करके। ये आफ्टर वाला मतलब इस पैराग्राफ के आफ्टर, बाद। ठीक है, और बिफोर मतलब ऊपर की स्पेसिंग होगी, ये देखो बिफोर मतलब। ठीक है, तो ऐसे करके चेंज होता है। ये लाइन स्पेसिंग भी मैंने जस्ट बताया अभी, राइट? तो ये सारा चीजें है, रिव्यू टूल्स यूज होते हैं प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि ये लेटर में कुछ भी अगर चेंज करते हो तो ये आपको दिखा देता है रिव्यू वाला। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको इमेजेस वगैरह कैसे ऐड करते हैं, हाइपरलिंक्स कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें बता चुका था। ये शेप्स है बेसिकली, ये भी हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है चीजों को। ठीक है, यस। ये बेसिकली हाइपरलिंक है, कुछ भी टेक्स्ट लिख दोगे आप, ठीक है, कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे और उसमें आप हाइपरलिंक लगवा दोगे, तो हाइपरलिंक के साथ में कॉपी कर देना, तो जस्ट उस पे क्लिक करोगे तो ये उस पे चले जाएगा। है ना, ये सारे शेप्स है ना, ये इमेज है, उसको जैसे भी करना है आप कर सकते हो, क्रॉप वगैरह भी कुछ शेप्स के फॉर्म में। ये स्मार्ट आर्ट है ना, इसका भी आप यूज कर सकते हो, कुछ आपको प्रेजेंटेशंस बनाना है, कुछ करना है, तो यहाँ चार्ट्स भी आते हैं। ठीक है, ये चीज भी, कुछ चार्ट्स तो यहाँ पर भी सपोर्ट करती है। ठीक है, डन। उसके बाद कुछ शॉर्टकट्स है जो कि मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको स्मार्ट तरीके से अगर काम करना है कुछ भी, तो ये यूज करना। ठीक है, बहुत टाइम बचता है, और आपके आजू बाजू में बैठने वाला बंदा, उसको बहुत ज्यादा इंप्रेस कर जाओगे आप, राइट? ये चीज होती ही होती है ना। कुछ कुछ तो बहुत ही कॉमन होते हैं, ये तो सबको ही आते होंगे आप में से, और आने ही चाहिए ये कॉमन वाले शॉर्टकट्स। है ना, इसमें से कुछ वर्ड के लिए है, कुछ एक्सेल के लिए, थोड़े से ही है, ज्यादा नहीं है ना, और कुछ पावर पॉइंट के लिए है। ठीक है, एटलीस्ट ये एक्सेल एंड वर्ड वाले आने ही चाहिए। ठीक है, कॉमन तो सभी के लिए कॉमन है ये वाले। डन। उसके बाद पेज लेआउट है ना, पेज को हम लोग हॉरिजेंटल करेंगे, वर्टिकल करेंगे, यहाँ से ये लेआउट में से, है ना, ये ऐसे लैंडस्केप, कैसे कैसे अजीब दिख रहा है ना ये, क्योंकि कंटेंट उस तरीके का है इसीलिए। ठीक है, इसीलिए इसको पोर्ट्रेट में ही रखेंगे हम लोग। ठीक है, देखो सेटिंग भी कर गया पेज का। यस, मैंने कंट्रोल जेड जेड कर लिया वापस से। ठीक है, फिर ये था यहाँ पे एक फिर फीचर और। ठीक है, ये कॉलम्स में कंटेंट को लेके आता है, मतलब बेसिकली जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो ना आप, उस पैटर्न में लेके आता, पेज ब्रेक टाइप का है, इस टाइप का। ठीक है, कंटेंट को, ये वाला ही ऑप्शन था ना, ब्रिज ब्रेक वाला। यस, आई थिंक वही था। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बट समटाइम्स आप कर सकते हो। ये नहीं भी आया ऐसा चीज़ तो चलेगा, जो इम्पोर्टेंट है वो तो बता ही रहा हूँ मैं, तो उसको मार्क कर दो आप, क्या-क्या इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? इस तरीके से आप कंटेंट को ब्रेक कर सकते हो। मेल मर्ज मैंने आपको बता चुका था, एक्सेल के साथ में वगैरह आप लेटर्स वगैरह कैसे बनाते हो, तो वो अलग एक चीज़ हो गया, तो उसको थोड़ा-सा आप टाइम रहा तो देखना, नहीं तो छोड़ देना भले। ठीक है? नहीं, ये स्मार्ट आर्ट वगैरह, ठीक है, मैंने भी आज तक कभी यूज़ किए नहीं, ना बहुत कम यूज़फुल है मेरे लिए तो भी। तो देख लो, आपको अगर ज़रूरत लग रही है उसकी तो देखो, नहीं तो छोड़ दो उसको। ठीक है, डन है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट है ना? तो ये देखो, मैंने जो टेबल ऑफ कंटेंट ये जो बनाया हुआ है, ये कौन से पेज पे कौन-सा कंटेंट है, तो ये कैसे बनाओगे आप, राइट? है ना? ये कैसे बनाओगे? तो क्या होता है, सिंपली आप कोई भी ये जैसा, ये एमएस वर्ड और उसके अंदर का कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला पेज। ठीक है, उस पे क्लिक किया, मैं डायरेक्टली वहां चले गया। तो ये जो आ रहा है ना यहाँ पे छोटा सा एरो, ये देखो, तो ये कैसे आता है बेसिकली, यहाँ होम में जाओगे आप, ये हेडिंग्स जो दिख रही है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आप चेंज करोगे हेडिंग, सब हेडिंग्स। है ना, हेडिंग मतलब ये मेन हेडिंग हो गई, ये सब हेडिंग मतलब उसके नीचे की हेडिंग। उसके बाद अगर थर्ड पे क्लिक करते हो तो आप
उसके और अंदर आएगा, फोर्थ करते हो तो और उसके अंदर आएगा, राइट? हेडिंग के अंदर हेडिंग, हेडिंग के अंदर हेडिंग, वैसा आता जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो ये मेन हेडिंग हो गई, ये उसके अंदर की हेडिंग हो गई, मतलब ये भी उसके जस्ट नीचे वाली, और ये हेडिंग लेवल 3 होगा, है ना? तो ये देखो उसके नीचे, और अगर मैं उस हेडिंग 4 पे अगर क्लिक करूँगा, है ना? तो वो यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद। ठीक है ना? ट्री बनता है ना बेसिकली वैसे टाइप का, है ना? ऐसे और जस्ट आपको सिम क्या करना है, उस पे क्लिक कर देना है नीचे में, और यहाँ जाओ आप वो टेबल ऑफ कंटेंट लिख दो ऐसे, टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट, और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट सिलेक्ट कर लो कौन सा पैटर्न चाहिए आपको, और ओके कर दो, आपका ये रेडी हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आप जब भी टेबल ऑफ कंटेंट बनाओगे, फर्स्ट पेज पे ऐसा कर्सर होना चाहिए आपका, नहीं तो ये कहीं पर भी बन जाएगा। ठीक है? ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है सर, रखेंगे आप। ठीक है, डन है। उसके बाद उप्स, चलो ये नीचे जाना था मैं। ओके, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट भी हो गया। वाटर मार्क जो यहाँ पे दिख रहा है, ये तो आपको भी आता ही होगा, है ना? यूजफुल तो उतना अभी के लिए नहीं है, बट ठीक है, आना चाहिए थोड़ा सा, है ना? रैप टेक्स्ट वगैरह भी यहाँ से, रैप टेक्स्ट ये किस चीज के लिए था? रैप, रैप इमेज, माय बैड माय बैड, है ना? इमेज कोई भी आप कॉपी करोगे तो उसको रैप पे क्लिक करोगे तो वो आपको इस टाइप का वगैरह कर देगा, ठीक है ना? फिर उसको कहीं पर भी आप मूव कर सकते हो, मतलब बैक एंड में वो चले गया, है ना? बैकग्राउंड में चले गया। उसके बाद यहाँ डेट एंड टाइम भी डालने के शॉर्टकट्स वगैरह भी थे आई गेस, है ना? ये करंट डेट ले लेता है बेसिकली, जब भी डॉक्यूमेंट ओपन होता है। तो अब ये तो अपने आप आता है, मतलब आप डेट लिखोगे ना, जैसे मान लो कि 31st 01, सॉरी, 12/2/2012, ना इससे नहीं आया, डेट एंड टाइम 0, ये शायद करंट डेट पे आता है ये, द फर्स्ट, सॉरी सॉरी, 01 जन, हाँ ये देखो, क्योंकि ये करंट डेट है ना, मैं एंटर कर दूंगा, आज की डेट ले ली उसने। ठीक है, टाइम के साथ लेना है तो टाइम भी वो यहाँ चेंज कर सकते हो आई गेस, इसका फॉर्मेट वगैरह। लेकिन वो करंट डेट को पकड़ता है बेसिकली, और वो क्या करता है ना, जब भी ये डॉक्यूमेंट वापस से ओपन होगा तो ये जिस दिन ओपन होगा वो डेट ले लेगा। ठीक है? तो जब ये लेटर्स वगैरह रहते हैं ना, लेटर्स बनाते बेसिकली हम लोग, तो उस पे ये डाल के रखते हैं, क्योंकि यार एक बार प्रिंट हो गया वो लेटर, तो वो तो उसी दिन होना चाहिए। डेट चेंज करना बहुत बार भूल जाते हैं हम लोग, तो इसीलिए ये चीज यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, रैप इमेज का वगैरह हो गया। यस, डन। नेक्स्ट है हमारा पावर पॉइंट का, है ना? उसका लुक एंड फील, उसका स्लाइड मास्टर वगैरह के बारे में भी मैंने बताया था। जस्ट मिनट, कंटेंट इधर उधर चले गया क्या मेरा? टेक्स्ट, हाँ, ये ऊपर था बेसिकली ऐसे। ठीक है, और ये हो गया पावर पॉइंट। ठीक है, तो उसमें उसका लुक एंड फील तो बता चुका हूँ ऑलरेडी, हम लोगों ने ऊपर देख लिया। कॉपी पेस्ट तो सेम चीज है, इसमें बस एक स्लाइड मास्टर वाला होता है, वो चीज मैंने आपको बताया था, स्लाइड मास्टर, जो कि हम लोग एक ही फर्स्ट वाला स्लाइड है, उसमें अगर स्लाइड मास्टर एक्टिवेट कर लिया और जो भी आप चेंजेस करोगे फर्स्ट स्लाइड में, वो सारे स्लाइड में हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर टाइप का। तो वो चीज कहाँ पे, जो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना है और आपको लगता है कि आपका नाम हर जगह पे आना चाहिए, है ना? या फिर पेज नंबर वगैरह आना चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो वो सारा चीज करोगे आप। और कुछ आपका लगता है कि लोगो वगैरह आना चाहिए एक ही जो फिक्स, मतलब हर स्लाइड पे आना चाहिए एक फिक्स जगह पे, तो फर्स्ट स्लाइड में ही आप डाल दोगे, हर जगह अप्लीकेबल हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये स्लाइड मास्टर उस चीजों के लिए यूज होता है, मतलब थीम्स वगैरह आपकी स्ट्रीमलाइंड हो जाएगी। ठीक है, एनिमेशंस वगैरह मैं तो बहुत कम यूज करता हूँ, ना के बराबर। आपको अगर लगता है यूजफुल है तो
यूज़ करना। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, जो भी प्रोफ़ेशनल प्रेज़ेंटेशंस होते हैं ना, उसमें ये एनिमेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होते। एक हाथ आपने रख लिया तो रख लिया, ठीक है? स्लाइड वगैरह चेंज होने के लिए ऐसा पुश वाला चलेगा, फाइन, ठीक है? या फिर हर मतलब जो कुछ हेडिंग्स होती है, ऐसे टप, 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 टप गिर रही है नीचे या कुछ कर रही है, ऐसे-ऐसे कुछ हो रही है। तो ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अच्छी नहीं लगती वो सारी चीज़ें। हम लोग कॉलेज लेवल पे बना लेते हैं, चलता है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगता है क्योंकि सबको सीखना होता है, तो इसलिए चलेगा। आप कॉलेज का अगर बना रहे हो तो बनाओ उस टाइप का, लेकिन प्रोफेशनल वे में वैसा नहीं बनता है। मल्टीमीडिया इंसर्शन मतलब आप वीडियो, ऑडियो वगैरह आप डाल सकते हो, इमेज वगैरह पीपीटी में डाल सकते हो, है ना? वो तो आना ही चाहिए। ये चीज़ तो आपको आना ही चाहिए और एक चीज़ ध्यान रखना वहाँ पे, जब भी पीपीटी में आप इमेज वगैरह डालोगे, तो देखना एक स्लाइड पे 2-4 इमेज जितनी भी हो, उनका शेप, साइज़ जो है ना, साइज़ बोल रहा हूँ मैं पर्टिकुलरली, वो इक्वल दिखना चाहिए। ठीक है? अगर एक ही है सिंगल इमेज है, तो उसको सेंटर में बराबर फिट कर देना अलाइन करके। लेकिन 3-4 इमेजेस डाल रहे हो, मैं वापस से बोल रहा हूँ 3-4 इमेजेस अगर डाल रहे हो, तो उनका साइज़ सेम रखना, है ना? रिसाइज़ करना उसको ड्रैग करके चलेगा, ठीक है? अदरवाइज़ वो इमेज पे क्लिक करोगे, राइट हैंड साइड में साइज़ का ऑप्शन आता है, तो उसमें चेंज कर देना, सभी इमेजेस के लिए बट वो ध्यान रखना वो चीज़, ठीक है? है ना? स्मार्ट आर्ट वगैरह जैसे यहाँ पे वर्ड में है, वैसा पीपीटी में भी हो जाएगा, है ना? नॉट मच यूज़फुल ना प्रेज़ेंटर व्यू वगैरह भी बताया था मैंने, आपके लिए अभी उतना ध्यान देने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है? मेन है आपके लिए मल्टीमीडिया इंसर्शन एंड उसका या अपना टेक्स्ट बॉक्स लेके उसमें कंटेंट को लिखना और उसकी फॉर्मेटिंग, है ना? हर जगह पे फॉर्मेटिंग को तो ध्यान रखना ही रखना, ठीक है? डन, है ना? पावर पॉइंट में तो इतना ही चीज़ें थी हमने देखी हुई, ठीक है? यस, आप बैक स्पेस करोगे तो आपकी ये स्पेस रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा था आउटलुक, ठीक है? आउटलुक के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आउटलुक को ओपन कर लेता हूँ मैं। है ना? आउटलुक किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली ईमेल का एक्सचेंज है। ईमेल के लिए टूल है बेसिकली ये, ठीक है? है ना? तो आपका कोई दूसरा जीमेल का ईमेल आईडी होगा या कुछ भी होगा तो ये आउटलुक में ओपन हो जाएगा, ठीक है? या आउटलुक की ईमेल आईडी है क्या? नहीं, ईमेल आईडी कोई भी हो सकती है। आउटलुक एक जस्ट टूल है, एप्लीकेशन है बेसिकली ऐप है, ठीक है? ईमेल्स वगैरह रीड करने के लिए। तो ये किसका ऐप है? ये माइक्रोसॉफ्ट का ही ऐप है, इनबिल्ट है इसमें और ये प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑलमोस्ट जितने भी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोग आउटलुक को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये तो आपको आना ही चाहिए। एटलीस्ट मेल कैसे ओपन होते हैं, कैसे मेल हम लोग क्रिएट करते हैं वहाँ पे, कैसे सेंड करते हैं, कब रिकॉल करते हैं मेल को, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख चुके हैं, ठीक है? है ना? मैं यहाँ पे एक बार जस्ट ईमेल का मैनेजमेंट, उसको मेल को ऑर्गेनाइज़ करना, फ़िल्टर करना, है ना? कैसे फ़िल्टर करना है वो भी मैंने बता चुका था। रूल्स कैसे सेट करना ईमेल्स के लिए, है ना? मीटिंग कैसे शेड्यूल करना, ये सब मीटिंग शेड्यूल तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है? बिल्कुल आना चाहिए ये, ठीक है ना? बाद में सेट रिमाइंडर्स वगैरह नहीं भी आए तो चलेगा बट मीटिंग शेड्यूल करना आना चाहिए। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट ठीक है, छोड़ दो अभी ले और ये सिग्नेचर वाला, है ना? सिग्नेचर वाला आपको आना चाहिए। ठीक है? एक बार कैसे क्रिएट किया था सिग्नेचर वगैरह वो देख लेना आप, ठीक है? क्योंकि यार आप अगर कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन में गए तो आपका सिग्नेचर तो होना चाहिए, उसमें मेल में जब भी सिग्नेचर मतलब ये सिग्नेचर क्या नहीं, अ, हमेशा मेल अगर न्यू मेल पे क्लिक करोगे ऐसा, तो यहाँ का जो नाम आता है ना इसको बोलते हैं सिग्नेचर, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट है। इसमें मैंने सिग्नेचर में सेव करके रखा है ना? यहाँ सिग्नेचर में ये देखो, तो यहाँ कुछ और दूसरा भी बना सकते हैं हम, ठीक है? इसको बोलते हैं सिग्नेचर। ठीक है, उसके बाद में सर्च एंड फ़िल्टर, ठीक है? ईमेल्स को कैसे सर्च करना है ये भी हम लोगों ने देखा था और ईमेल के एटिकेट्स है ना, लर्न ईमेल एटिकेट्स, राइटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है ना? ईमेल के एटिकेट्स हम लोग मतलब पोलाइट वर्ड्स वगैरह होने चाहिए, है ना? ऐसा रूड नहीं होना चाहिए, मेल की भी भाषा। सर हम बोलते तो नहीं है, रूड का मतलब यही है क्या कि हम लोग जब बोल रहे हो वही वाला चीज़? नहीं, नहीं, नहीं। मेल आप लिख रहे हो ना कोई भी चीज़, वो भी रूड नहीं होना चाहिए, पोलाइट वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है? और बेसिकली अगर बात कहें हम लोग, तो ये ऐसा होना चाहिए मेल कि आगे वाला बंदा जो रीडर है ना? उसको ध्यान में रख के लिखने चाहिए मेल्स वगैरह, ठीक है? क्योंकि आपका कस्टमर कौन है? वो है,
ठीक है? क्योंकि उसको मेल जा रहा है, राइट? तो ये इस टाइप का आउटलुक का बेसिकली का अपीयरेंस है ना? ये नेविगेशन पेन वगैरह है इसमें, है ना? यहाँ पे ये मेल्स वगैरह होती हैं और यहाँ पे रीड हो रहा है, यहाँ पे रीडिंग पेन बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है? डन, है ना? मेल को रिप्लाई कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ से। डन है, ठीक है? लेकिन आउटलुक ये बेसिक चीज़ें तो सीख लेना आप, ठीक है? डन सर। माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है बेसिकली। तो इसमें हम लोगों ने एक ही चीज़ देखी थी बेसिकली जो इम्पोर्टेंट वाली। ये तो माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? एक ब्राउज़र है ना? यहाँ से भी आप जो गूगल पे करते हो ये सारा यहाँ से लिख सकते हो आप, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली गूगल बेस्ड ही है, उस टाइप का ही है। इसका भी बिंग है बेसिकली, बट ये काम वैसा ही करता है गूगल के जैसे। यहाँ पर भी गूगल करोगे तो यहाँ पे गूगल ओपन हो जाएगा और फिर उस पे जो कुछ करना है आप करो। ठीक है? जैसा गूगल का क्रोम होता है वैसा ये एज है। ठीक है? डन। बट इसकी मैंने आपको यूज़फुलनेस जो बताई थी वो बेसिकली इसके लिए था कि कुछ अगर फॉर्म्स फिल करने हैं, आपको एडिट करना है पीडीएफ को, है ना? कुछ जो फिल करते हैं ना, जो चेक बॉक्स वगैरह होते हैं आपके पास में, है ना? पीडीएफ का फॉर्म है आपके पास में, तो उसको क्या हाथ से लिखोगे बाद में उसको साइन करोगे, वैसा करोगे क्या? नहीं, आप उसको एडिट कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो एज में, ठीक है? उसकी उतनी ही यूटिलिटी बताई थी मैंने। ठीक है? बाद में एक्सटेंशन वगैरह ऐड करना नॉट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है? बेसिकली ये तो बताया ही मैंने इसके लिए है कि आप फॉर्म्स वगैरह फिल कर पाओ, ठीक है? बाकी तो एज़ सच उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्रोम यूज़ कर लिया फिर भी बहुत है आपके लिए, ठीक है? आजकल सब कुछ सपोर्ट करता है क्रोम पे। पहले का ज़माना था, है ना? लास्ट 5-10 इयर्स बैक, जो कि कुछ चीज़ें होती थी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स वगैरह जो पेज पे ही चलती थी, है ना? एक्सप्लोरर आउट होता था। इसका नाम पहले एक्सप्लोरर था, विंडोज़ एक्सप्लोरर करके। बाद में उसका नाम चेंज होके एज हो गया, तो वहीं पे चलती थी, ठीक है? लेकिन आजकल सभी ऑर्गनाइज़ेशंस और गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सब लोग गूगल को भी सपोर्ट करते हैं और गूगल सबको सपोर्ट करता है बेसिकली, मुझे ये बोलना है। ठीक है? सारे काम हो जाते हैं। और एडोब एक्रोबैट, मतलब ये तो आपने जो पीडीएफ रीडर आप जो भी विंडोज़ ओपन करोगे वहाँ तो ये मिल ही जाएगा आपको। ठीक है? एडोब तो डाल के देते ही है। तो इसमें मैंने बताया था कि आप डीएससी और सिग्नेचर कैसे करोगे, राइट? है ना? मेरे पास यहाँ पीडीएफ होगा तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये जैसा पीडीएफ है। ठीक है? मैंने क्लिक किया, एडोब, ठीक है? तो यहाँ फिल एंड साइन करेंगे हम लोग और यहाँ जो सिग्नेचर है, उप्स, है ना? ऐसे करके मैंने सिग्नेचर, जिसके भी सिग्नेचर है कुछ है, बस यहाँ ऐसे प्लेस कर देंगे, है ना? ये ऐसे लगेगा। यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हैं हम लोग। देखो, क्यूआर वगैरह में मैं बिल पे जो इनवॉइसिंग होती है वहां पे मैं लगा के देता हूँ ये। ठीक है? तो ये ऐसा लगेगा कि ये इसी का पार्ट है, बेसिकली प्रिंट हुआ है, राइट? है ना? तो इसके लिए मैंने ये पीडीएफ रीडर, और बाकी पीडीएफ रीडर का तो काम पीडीएफ रीडर करता ही है, जो कुछ है रीड करने के लिए। बट आप ये एडिशनल चीजें कर सकते हो। और दूसरी एक चीज और थी जिसमें आप डीएससी अटैच कर सकते हो, राइट? है ना? यहाँ एक डीएससी अटैच के लिए होता है, कहाँ चले गया ये? यूजर सर्टिफिकेट, राइट? ऐसे यूजर सर्टिफिकेट करोगे, राइट? डिजिटली साइन, है ना? डिजिटल साइन करोगे आप, ये ऐसे करके सिलेक्ट करोगे, जो भी यहाँ पे सिग्नेचर है वो आ जाएगी, राइट? ठीक है? अभी यहाँ तो कुछ, हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं होता है डिजिटल सिग्नेचर, और एक्चुअल डिजिटल सिग्नेचर होगा तो उसका नाम वगैरह प्रॉपर आएगा, क्या एक्सपायरी है, कौन से दिन में कौन से टाइम में सिग्नेचर हो रही है, सब कुछ आएगा। ये तो ऐसा ही कुछ तो बनाया हुआ था, ठीक है? फर्जी वाला बोलते हैं ना, वो फर्जी वाला है वो, ठीक है? यस। तो ये ऐसे हमारे ये 4 टूल्स थे, राइट? बहुत ही बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने ही चाहिए, ठीक है? जो जो चीज मैंने बताया उतनी चीज एटलीस्ट, ठीक है? सो ये भी हमारा मॉड्यूल फिनिश हो गया, इसको हम लोग करते हैं क्लोज, ठीक है? यस।
नेक्स्ट था पीएफ ईएसआईसी प्रोफेशनल टैक्स। ये गाइस हम लोगों ने ये देख चुके हैं, ठीक है, कल ही हम लोगों ने देखा है इसको, बट इसको फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने कल बता चुका था, ठीक है ना। ईपीएफ का ये 12% वगैरह है, कौन से अमाउंट पे लगता है, ये तो चीज आपको देखना है। जहां पे ये ऐसा ऑरेंज कलर का हमने हाईलाइट करके, मतलब फॉन्ट का कलर है, वो तो आपको देखना ही देखना है, ठीक है। ये सारी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ये सारा चीज ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाकी कैसे वर्क करता है, ये कितना परसेंट वगैरह, ये हार्डली कोई पूछेगा, बट आपके नॉलेज के लिए आप देख सकते हो। अदरवाइज जो ये चीजें बोल रहा हूँ ये तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद इसका कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन प्रॉपर है ना। आपको कोई पूछेगा नहीं ये कैलकुलेशन, बट आप कभी प्रोफेशनली काम करोगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो ये कैलकुलेशन को रेफर, कोई बोलेगा आपको पीएफ का कैलकुलेशन आता है क्या, तो आता है, इसको रेफर करोगे, ठीक है। या एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको दिया था, और कैसे वर्कआउट होता है ये भी मैंने बताया था, ठीक है। सो जो कि करेक्ट है बिल्कुल, है ना। और आपको ये मैंने सारे के सारे एक्चुअल वाले प्रूफ्स भी दिखाया हूँ, उसके यहाँ पे वर्किंग्स भी दिखा चुका हूँ, तो ये उससे मैच भी होंगे सारे, राइट, है ना। सारे ये मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, उसी अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट ये भी ईपीएफ का ईसीआर, ये चालान, ये सारे सभी एम्प्लॉय का ऐसे डिटेल्स होता है, क्या सैलरी है क्या नहीं है, तो ये सारा चीज उसका, ये पेमेंट का कॉन्फर्मेशन था, तो ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईएसआईसी का यहाँ ये जितना फॉन्ट, ऑरेंज फॉन्ट में, ये सारा तो देखना है, ठीक है आपको। और ये बेसिकली ये पर्पस है ना, पर्पस भी आपको पता होना चाहिए कि यार पीएफ किस चीज के लिए यूजफुल है, और क्यों पीएफ डिडक्ट करते हैं, क्यों ईएसआईसी एप्लीकेबल और डिडक्ट किया जाता है, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। ये उसका कैलकुलेशन दिया हुआ था, तो उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, एक बार देख लेना बस, ठीक है। बाकी ये उसका चालान कम रिटर्न है बेसिकली, यस डन। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, उसका रेट कितना कटता है, कितना है, पीटीआरसी और पीटीईसी क्या होता है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे मैंने बता चुका था, ठीक है ना। पीटीईसी का दोनों का भी अमाउंट 2,500 रुपये ही होता है, लेकिन पीटीईसी ये खुद का होता है एम्प्लॉयर का, और पीटीआरसी क्या होता है, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। तो ये पीटीआरसी से ये एम्प्लॉय का टीडीएस काट, सॉरी, एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स काटते हैं और गवर्नमेंट को भरते हैं, ठीक है। तो पीटीसी के लिए बस 2,500 रुपया पे कर दो, खत्म का। पीटीआरसी के लिए थोड़ी सी स्टोरी होती है ये, ठीक है। तो ये सारा चीज उसका अमाउंट 2,500 रुपये याद रहना चाहिए, डन। बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और उसका 50,000 से कम लाइबिलिटी है तो एनुअल रहेगी, और 50,000 से ज्यादा है तो मंथली रहेगी, बस वो चीज। और ये ड्यू डेट कब की होती है पीटीईसी की, ये थोड़ा सा एक बार ध्यान रख देना, कब पे करना, पीटीईसी बोला मैंने इसमें, ठीक है। तो पीटीईसी और पीटीआरसी का मतलब आप थोड़ा सा याद, उतना तो भी ध्यान रख लो, ठीक है। कई सारे लोगों को नहीं पता होता है ये चीज, बट आपको जब बोल रहा हूँ और आपको ध्यान रख सकते होंगे तो कर लो। ये पीटीसी का चालान है, पीटीआरसी का ये चालान है ना। पीटीआरसी का रिटर्न है, देखो पीटीआरसी का रिटर्न होता है, पीटीईसी का रिटर्न नहीं होता, ठीक है, डन। फिनिश हो गया इसमें ये, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें हम लोग ऑडिट एंड सेक्रेटरियल देख रहे हैं, इसमें इसमें क्या छूट गया, इनकम टैक्स छूट गया है, गेस कहीं हम लोग नीचे आ गए क्या बहुत। यस यार, गलती से मैं यहाँ पे आ गया, ये दो तीन चीजें तो छूट ही गई, सॉरी मैम बैड, बट ठीक है, पढ़ा है तो कुछ वेस्ट तो नहीं जाने वाला है, ठीक है, डन। तो हम लोग वापस से चलते हैं मंथली क्लोजिंग एक्टिविटीज पे, ठीक है। यस, मंथली क्लोजिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है, बेसिकली जो हम लोग हर दिन तो काम करते ही, जो रेगुलर टास्क होता है कोई भी कंपनी में, बट मंथली क्लोजिंग मतलब ऐसी कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज होती है, जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, वो सारी क्लोज करनी पड़ती है ना। तो मंथली क्लोजिंग एक्टिविटीज के लिए एडिशनल 2-3 डेज का टाइम दिया जाता है एम्प्लॉय को। मतलब अभी जो 30, आज कल की 31st हुई ना, तो कल का तो 31st मंथ फिनिश हो गया, बट अभी नेक्स्ट 2-3 डेज मिलते हैं एम्प्लॉय को काम करने के लिए, ताकि कुछ भी अगर एंट्रीज मारनी है, छूट चुकी है, तो ये 3 डेज में वगैरह कर लेना, मतलब 3 जनवरी तक कर लेना, अदरवाइज ये पीरियड क्लोज हो जाएगा
दिसंबर का, और उसके बाद कोई एंट्री नहीं कर पाएंगे हम लोग दिसंबर के डेट की। ठीक है, तो उसको बोला जाता है मंथली पीरियड। ठीक है, और मंथली क्लोजिंग एक्टिविटीज में बेसिकली हम लोग सारी ये एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गई। देखो, अकाउंट्स पेबल वाला बंदा अगर है, उसी को P2P बोलता है, तो अपने प्रोविजंस की या प्रीपेड की एक्सपेंसेस की या कुछ रेगुलर एंट्रीज पेंडिंग होगी तो वो सारी चीजें करता है, राइट, है ना। तो ये हमने पेबल्स का प्रोसेस देखा था, तो ये एक बार आप देख लेना, और ये थोड़ा सा आपको रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि यार मतलब कुछ भी प्रोक्योर कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो आना ही चाहिए। अगर आप जा रहे हो कोई जॉब के लिए जो अकाउंट्स पेएबल की जॉब है, आपको ये प्रोसेस ही नहीं पता, तो कैसे चलेगा, है ना। तो ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप उसके लिए एलिजिबल हो बेसिकली। ठीक है, डन। तो ये सारा चीज एक बार देख लेना, है ना, वीडियो के साथ में वगैरह। ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली फॉलो नहीं होता है अकाउंट्स पीरियड वाला, आई मीन मंथली क्लोजिंग एक्टिविटीज, क्योंकि उनके लिए सारे दिन सेम ही है। मतलब आज एंट्री मारते हैं लास्ट 2-3 मंथ्स बैक की, है ना, पिछले साल की भी मार लेते कभी कभी, तो सब उल्टा पुल्टा चलता है वहां पे। लेकिन ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आप लोगों ने ये सारी चीजें सीखे हो और आपको टाइम पीरियड का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, डन। उसके बाद प्रोविजंस क्या होते हैं वो भी हमने इसमें देखा हुआ है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पे बजट, बजट क्यों प्रिपेयर किया जाता है एवरी बिजनेसेस में, है ना। जहाँ पे ओनर नहीं बैठता बैठता ना बेसिकली, वहां तो ये बजट बनाते ही बनाते हैं, और जहाँ पे ओनर बैठता है उसको पता है कि यार मुझे कितना प्रॉफिट होना चाहिए इस साल में, कितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वो तो बजट बनवा के लेता ही है सारे मैनेजर्स को बिठा के। ठीक है, ताकि फिर एवरी मंथ या एवरी 15 डेज वो चेक करते रहता है बजट के नंबर्स को और एक्चुअल्स के नंबर को, यार एक्चुअल्स से कितना हम लोग डेविएट कर रहे हैं या बजट को अचीव किया या नहीं किया हमने। ठीक है, अगर अचीव नहीं किया तो फिर उनकी एक एक को पकड़ के बैंड बजाई जाती है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना हमें टारगेट है, और टारगेट क्या होता है, ये बजट होता है। अंडरस्टूड, यस सर, है ना। नेक्स्ट था बेसिकली ये अकाउंट्स रिसीवेबल का, ये मतलब पैसा लेने वाली बात, अकाउंट्स पेबल मतलब पैसा देने वाली बात। तो इसकी भी जो प्रोसेस थी ये भी एक बार प्रोसेस समझ लेना, है ना। प्रोसेस भी हम लोगों ने यहाँ पे ये देखो प्रोसेस लिखी हुई है। ठीक है, उसमें क्या क्या रेगुलर फंक्शंस तो मैंने यहाँ पे लिखवा के दिया, और कुछ मंथली क्लोजिंग की एक्टिविटीज होती है, तो उसमें इनकम का प्रोविजंस करना है, कुछ डाउटफुल डेट की एंट्री वगैरह मारनी है, कुछ रिफंड्स वारंटीज वगैरह होती है उसकी एंट्रीज वगैरह करनी है, तो ये सारा चीज है। ये तो लास्ट वाला तो बहुत कम आएगा, लेकिन ये अनबिल्ड प्रोविजंस वगैरह आता है। ठीक है, अनबिल्ड का रेवेन्यू। ठीक है, रेगुलर फंक्शंस क्या होते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल में, तो ये सारा इतनी चीजें की जाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल लेवल पे समझना है तो एक बार ये वीडियो को देख लेना आप लोग। ठीक है, इनवॉइसिंग वगैरह करना या फिर कलेक्शन आता है तो उसकी एंट्रीज वगैरह करना, रिकंसिलेशन करना कस्टमर्स के साथ में, टीडीएस का बुकिंग करना 26 एस के साथ में, चेक करना उसको, है ना, क्लियरिंग करना, नॉकिंग ऑफ करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना सारे। तो यही सारा चीज रेगुलर फंक्शंस होते हैं, है ना। वैलिडेशन ऑफ सेल्स एंड सेल्स का डिटेल्स, मतलब जो एक्सेल शीट में डेटा आता है उसको चेक करेंगे कि हमने पूरी की पूरी एंट्रीज की या नहीं की। ठीक है, ये प्रोसेस तो मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार इसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ अभी तक मैंने आपके साथ में एक तो बैंकिंग का जॉब्स के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि वो फाइनेंस वाला था, फाइनेंस बैंकिंग वो अगर देख लिया तो आपकी बैंकिंग वाली जॉब तो उस तरफ पक्की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट्स पेएबल के लिए ये ऊपर का फंक्शन देख लिया आपने, तो अकाउंट्स पेएबल के लिए रेडी हो जाओगे। दो जॉब्स, है ना, अकाउंट्स रिसीवेबल की थर्ड पोजीशन होती है ना, और अकाउंट ये R2R ये थोड़ी सी एडवांस लेवल पे होता है, क्योंकि थोड़े से स्मार्ट बंदे चाहिए इसमें और एक्सपीरियंस बंदे चाहिए है। एक्सपीरियंस नहीं भी रहा तो चलेगा, लेकिन उसको सारी चीजें आनी चाहिए, है ना। तो थोड़े से ये एक्स्ट्रॉर्डनरी इसमें बंदे चाहिए होते बेसिकली। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रोफाइल है। और नॉर्मल अकाउंटेंट की बात करेंगे तो उसको तो सब आना चाहिए, अकाउंटेंट को सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, जो बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग सब हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बंदे रखे जाते हैं, और हो सकता है ये R2R में ही 1000-2000 बंदे होंगे, अकाउंट्स पेबल में ही 1000-2000 बंदे होंगे। ठीक है, लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एक ही बंदा, वन मैन आर्मी अकाउंटेंट को रख दो, सब कर लेता है वो। ठीक है,
यस, तो रिकॉर्ड टू रिपोर्ट बोलते हैं इसको। तो उसमें क्या-क्या फंक्शंस होते हैं मंथ क्लोजिंग में, है ना? उसको फिक्स असेट का रजिस्टर मेंटेन करना बोलता है, जिसको एफएआर बोलते हैं। ऑफसेटिंग एंट्रीज करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ती है ना? जर्नल्स को क्लोज करना जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज, जीएल्स को क्लोज करना पड़ता है, और सारी अकाउंटिंग एंट्रीज बाकी लोगों ने की या नहीं की तो चेक करना पड़ता है इसको, अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल वाले ने। और उसके बाद उसका रेगुलर फंक्शंस क्या होते हैं? जीएल को मेंटेन करना, उसको क्लोज करना, रिकंसिलिएशन करवाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। कौन बनाते हैं? ये लोग बनाते हैं, है ना? एमआईएस वगैरह भी ये लोग बनाते हैं। एमआईएस के लिए भी सेपरेट पोजीशन होती है, बट कई जगह पे यही लोग काम करते हैं, है ना? एनालिसिस करना, बजट वर्सेस एक्चुअल। मैनेजमेंट अगर बोलता है बॉस, "ऐ, हमें अब तक का जो है हम लोग बजट से कितना डेविएट करते हैं, मुझे रिपोर्ट सबमिट करो।" तो कौन बनाएगा? ये बंदा बनाएगा, ठीक है? वेरिएंसेस वगैरह निकाल के देगा, है ना? प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट, कहीं अगर लगता है कि यार कहीं चोरी हो रही है, कहीं गैप है, तो ये लोग सजेशन देंगे, राइट? कि हमें क्या करना पड़ेगा ताकि ये चोरी को बचा पाए, ठीक है? उसके बाद एक टैक्सेशन एंड कंप्लायंस, इसकी टैक्सेशन की पोजीशन भी होती है, एक सेपरेट होती है। जो थोड़ी सी बड़ी लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो लोग इनको रखते ही है ना? ये पोजीशन को रखते हैं क्योंकि यार इसका बहुत ज्यादा काम होता है। जीएसटी तो अपने आप में एक दुनिया है, अपनी अपनी एक दुनिया है, ठीक है? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जीएसटी आज की डेट में, ठीक है? और डायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनकम टैक्स एंड टीडीएस, ठीक है? तो उसके जीएसटी की वर्किंग्स बनाना, उसके रिटर्न्स फाइल करना, और उसका पेमेंट करना, उसका रिकंसिलिएशन करके रखना, और उसके बाद में उसका असेट्स में असेसमेंट्स और स्क्रूटिनी वगैरह होती है। असेसमेंट स्क्रूटिनी क्या है? इनकम टैक्स ऑफिसर, सॉरी, ऑफिसर क्या बोलता है? जीएसटी का ऑफिसर बोलता है कि आपने कुछ तो गलत किया है वर्किंग वगैरह, एक काम करो, आपका डेटा लेके आओ, मुझे क्या क्या चाहिए तो, है ना? वो बोलेगा मुझे ये चीजें सबमिट करो, उसको सबमिट करना पड़ता है। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? असेसमेंट, राइट? जब भी कोई टैक्सेशन की बात हो, चाहे पीएफ ऐसे कुछ भी हो, उसकी स्क्रूटिनी वगैरह तो होती ही होती है, जब भी डाउट आता है ऑफिसर को तो, ठीक है? तो ये चीजें आनी ही आनी है उसके बाद। तो ये कॉमनली ध्यान रखना आप, ठीक है? फिर डायरेक्ट टैक्स में भी टीडीएस की वर्किंग, इनकम टैक्स की वर्किंग, ये सारा चीज पेमेंट्स करना, उसके बाद टैक्स ऑडिट करवाना, राइट? तो उसका फॉर्म भी होता है 3CA 3CD, इतना भी याद रखा तो बहुत है, ठीक है? ये कंपनीज के लिए होता है 3CA 3CD, और 3CB होता है, 3CB 3CD, यहाँ पे बी लगा दोगे तो ये होता है इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है? ये देखो, हाँ नीचे लिखा है, देखो 3CB 3CD नॉन कॉर्पोरेट एंट्रीज, मतलब इंडिविजुअल्स के लिए एंड एचयूएफ के लिए, ठीक है? इनकम टैक्स का रिटर्न जो कि आप शॉर्टली सीख जाओगे कैसे फाइल करते हैं, है ना? टीडीएस के सर्टिफिकेट्स वगैरह देना, ये सब काम किसको करना पड़ता है? इस पोजीशन पे करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद ईपी पीएफ, पीएफ एसआईसी पीटी तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है, ठीक है? डन सर। रिज्यूम राइटिंग इसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए। ये भी हो चुका है हमारा मंथली क्लोजिंग एक्टिविटीज, और एमआईएस का देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। एमआईएस क्या होता है बेसिकली? सर एमआईएस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, समझ गया मैं, लेकिन वो करता क्या है और क्या प्रोसेस क्या है बेसिकली उसकी, है ना? तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंप्लीट सिस्टम है, जो कि इंक्लूडिंग कि कैसे डेटा को वगैरह एनालाइज करना, और फिर बाद में कौन से टूल्स वगैरह यूज करेंगे, कौन सा डेट, किस टाइप का डेटा वगैरह हम लोग मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट को समझेंगे, और उसके हिसाब से कौन से केपीआईज वगैरह हम लोग डालेंगे, किस टाइप की इंफॉर्मेशन हम लोग मैनेजमेंट को देनी है, जो कि यूजफुल होनी चाहिए फॉर डिसीजन मेकिंग। नहीं तो क्या है, मुझे जो आता है मैं उसको मैनेजमेंट को दूंगा, वो बोलेगा इधर आप पीछे पलट, और मार देगा लात, जाओ घर, ठीक है? वो बोलेगा मेरे को जो चाहिए ना वो दे, मेरे काम में आना चाहिए चीजें, राइट? क्योंकि मैनेजमेंट ना बहुत ज्यादा बोलते नहीं है ना, बहुत काम होता है उनके पास भी संभालने के लिए, डिसीजंस वगैरह लेने पड़ते हैं उनको। तो बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करेगा कि आप ऐसा करके दो, ऐसा करके दो, एक आध बार बता भी देगा, अच्छा मूड है तो, है ना? घर पे झगड़ा नहीं हो गया तो वाइफ से, लेकिन कुछ अगर अनबन होके अगर आया होगा, उसका दिमाग खराब होगा, तो फिर तो वो दिन भर लेगा सबकी, ठीक है? इस टाइप का सीन चलता है। तो बेसिकली ऐसा सिस्टम और एक्टिविटी जो कि उसमें सभी आ गया फिर, ठीक है? ऐसा सिस्टम जिसमें जो कि हमें हेल्प करता है रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए फॉर द मैनेजमेंट, और वो ऐसी रिपोर्ट्स
जो कि इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस हो फॉर डिसीजन मेकिंग, है ना? मतलब डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है ना, वो इफिशिएंट होना चाहिए, राइट? तो ऐसा सिस्टम, तो उसमें सब कुछ आ गया। सिस्टम बोले तो सिस्टम मतलब कौन, है ना? कुछ सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से, पीपल लोग हैं, इनको कंपोनेंट्स बोला जाता है। कुछ प्रोसेसेस होती है, मतलब डेटा कलेक्शन और उसको इंफॉर्मेशन का जनरेशन बेसिकली, ठीक है? रिपोर्ट जनरेशन, है ना? तो ये भी एक प्रोसेस है। और एमआईएस मतलब ये कंप्लीट सेट हो गया, ठीक है? पूरा का पूरा डन, है ना? आपको क्या करना पड़ता है, ये आप भूल जाओ, भले मत करो ये, क्योंकि ये मैंने एडिशनल चीजें बताई थी, हाई लेवल की चीज थी ये बेसिकली। मतलब आप कोई भी कंपनी का एमआईएस वगैरह कैसे डिजाइन करोगे, ये चीज मैंने बताया था, विच इज अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द ये लेवल के लिए, आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, एडवांस लेवल की चीज है। बट अगर आप समझ चुके होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मतलब बेसिकली हमने यही बताया था इसमें कि आपको क्या सीखना है करके, कि आपको सिस्टम कैसे डिजाइन करोगे, है ना? मतलब कैसे इवैल्यूएट करोगे, है ना? जो चीज हो सकती है मार्केट में 10 रुपए में अवेलेबल है, उसको आप बनाने की कोशिश करोगे तो 1000 रुपए लग जाएंगे, तो क्या मतलब है ना? तो जो सस्ती है वो यूज करना, राइट? और मतलब ऐसा सिस्टम डिजाइन करो जो कि सबके काम में आएगा, सब लोग उसके लिए मतलब यूज टू है ना? सबके लिए फ्रेंडली है, उसका इजी टू यूज होना चाहिए सिंपली, और सस्ता सुंदर टिकाऊ जो बोलते हैं ना, वैसा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है? शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको, राइट? तो कुछ टूल्स होते हैं, कौन सा टूल्स है जो एमआईएस के लिए हेल्पफुल होते हैं? एक्सेल तो हर जगह यूज होगा, और पावर पॉइंट तो आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए, दो को तो भूलना ही मत। और बाकी के सारे एडिशनल टूल्स है ना, जो कि वंस इन अ वाइल यूज होते हैं। जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में गए तो आजकल पावर बीआई, टैब्लो यूज होगा, ईआरपी और सैप तो ये भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है ना? ईआरपी सैप तो दोनों अकाउंटिंग टाइप के सॉफ्टवेयर है, नॉट अकाउंटिंग, ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें अकाउंटिंग है, उसमें मटेरियल्स है, उसमें मार्केटिंग है, सब कुछ है उसमें सॉफ्टवेयर्स में, है ना? और कुछ कस्टमाइज भी सॉफ्टवेयर्स होता है ना? और चैट जीपीटी, एआई टूल्स तो आजकल ये भी होल्ड कर दो इसको, ठीक है? ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ये तीन तो बोलना है, ठीक है? बाकी ये याद आया तो ठीक है, राइट? सर टैली यूज नहीं होता है क्या? टैली भी यूज होता है ना, अगेन दैट इज ईआरपी, है ना? टैली तो ईआरपी सॉफ्टवेयर ही है ना, एक टाइप का। यस, अकाउंटिंग एंड ईआरपी सॉफ्टवेयर। उसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है ना? रिसर्च एनालिस्ट, प्री रिक्विजिट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल रिसर्च एनालिस्ट एंड एमआईएस एग्जीक्यूटिव। अगर आपको एमआईएस की पोजीशन में काम करना है, इसके भी लोग अलग अलग होते हैं, राइट? हर चीज के लिए आजकल स्पेशलाइजेशन का जमाना है, राइट? है ना? आप हड्डियों के डॉक्टर के पास में आपका दांत का प्रॉब्लम लेके नहीं जा सकते आप, राइट? हड्डी वाले के पास हड्डी का ही जाना पड़ेगा, डेंटिस्ट के पास आप दांत के लेके जाते हो, यहाँ पे आप पैर का प्रॉब्लम नहीं बताओगे, राइट? तो ये एक्सपर्टीज का जमाना है आजकल, तो हर चीज में वो चीज है, एक्सपर्टीज। तो आपको अगर सक्सेसफुल रिसर्च एनालिस्ट बनना है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव बनना है, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द बिजनेस, है ना? कल शायद इसका एग्जांपल मैंने कुछ वैभव को दिया। आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो आपको ना बिजनेस कैसे चलता है ना, वो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? उसके बिना तो नेक्स्ट कुछ नहीं होता है। आपका व्हाट इफ माइंड होना चाहिए, मतलब हमेशा क्वेश्चन तो रेज होना ही चाहिए आपको जहां पर भी डाउट हो, है ना? है ना? थिंक लाइक अ बॉस, मतलब यूं समझो कि अगर आप बॉस होते तो आप क्या चीज मांगते, राइट? क्या चीज मांगते आप? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है, क्रिटिकल पॉइंट है ये तो, है ना? स्टेपिंग इनटू शूज ऑफ लेमैन, मतलब एक आम इंसान को भी वो चीज समझनी चाहिए, राइट? उस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, सिंपल, ठीक है? जो प्रेजेंटेबल फॉर्मेटेबल हो, है ना? प्रेजेंटेबल हो, फॉर्मेटेड हो प्रॉपरली, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, ठीक है? डन। इतनी चीजें अगर आपने ध्यान रख ली तो आपका काम बन गया, ठीक है? कुछ केपीआईज होते हैं, मतलब क्या, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिकली क्या है, कोई भी सभी बिजनेस का अलग अलग, इंडस्ट्री का सभी इंडस्ट्रीज का अलग अलग तरीका होता है बिजनेस करने का, राइट? कुछ इंफॉर्मेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको बोला जाता है केपीआई, राइट? तो केपीआई क्या हो सकता है? कॉमन और मोस्टली यूज्ड केपीआई होता है, जो कि हर बिजनेस में होगा, है ना? सेल्स होगा, सेल्स का टर्नओवर का रेशियो होगा, ग्रॉस मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा, ईबीआईटीडीए, पीबीआईटीडीए,
पीबीआईटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोलते हैं उसको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट हर जगह ही आना है। और कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, बिजनेस स्पेसिफिक, है ना? अगर टाटा की बात करें, अमेज़न की बात करें, अच्छा सॉरी, टैट है ये, टाटा नहीं है। टैट मतलब टर्न अराउंड टाइम। तो ये अमेज़न के बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब बात है। मतलब अगर आपने ऑर्डर किया है तो आपको कितने देर में डिलीवरी होता है, व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। अगर वो बोलेगा 10 दिन में मैं ऑर्डर करता हूँ, तो क्यों ही ऑर्डर करेंगे? जाके शॉप से ले लेंगे ना हम, राइट? 2-5 रुपए महँगा भी हुआ तो चलेगा, राइट? तो इसलिए टर्न अराउंड टाइम इनको बहुत कम करना पड़ा। आजकल तो क्या होता है ना सिटीज़ में वगैरह, आप अभी ऑर्डर करो, शायद 2-3 आवर्स में डिलीवर हो जाता है। इतना लेवल पे जा चुके हैं ये लोग, है ना? आजकल ब्लिंकिट आ गया, ज़ेप्टो आ गया, ये सारी चीज़ जो बोलते हैं कि 15 मिनट्स में आपको डिलीवरी दे दें। आप ऑर्डर करो, घड़ी का सेल चाहिए एक, ऑर्डर करो, 15 मिनट्स में आपके हाथ में आ जाएगा। आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है मार्केट। इतना लेवल पे हो चुका है, ठीक है? सो इनके लिए टर्न अराउंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ई-कॉमर्स बिज़नेस के लिए, ठीक है? ध्यान रखना, है ना? जैसे इंश्योरेंस बिज़नेस है तो उनके लिए मोर्टेलिटी रेट, है ना? हेल्थ एंड एनवायरनमेंट सिचुएशन इंश्योरेंस बिज़नेस है तो जीडीपी, ये बैंकिंग बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये था एमआईएस के लिए। और हाउ टू चूज़ द बेस्ट टूल बेसिकली, है ना? जो कि कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, सूट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, नहीं तो हाई लेवल का सिस्टम लाके रख दिया, किसी को नहीं समझ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ये तो हमने डिस्कशन कर चुके हैं, राइट? तो ये फिर नीचे में कुछ कंटेंट था, ये जस्ट रीड करने के लिए था, छोड़ दो। डन सर। नेक्स्ट हमारा है इनकम टैक्स, ठीक? आप थक गए क्या? कितना है यार? और तो ये यहाँ पे इनकम टैक्स हो चुका, ऑडिट तक हम लोग देख लेंगे, ठीक है? फिर यहाँ से इतना तो कल हो जाएगा, ठीक है? डन। आप थक गए हो क्या? थोड़ा सा बोलोगे मेरे साथ? नो सर। ओके ग्रेट। समझ रहा है ना? फास्ट तो नहीं हो रहा है? ओके डन। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो हम लोग क्या देखने वाले थे अभी? इनकम टैक्स। यस। तो इनकम टैक्स भी हमने, इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ही हमने कवर की, राइट? विच इज अगेन 30 पेज में ही है। अगर कोई भी इनकम टैक्स की बुक निकाल के देख लोगे तो कम से कम 300 पेजेस तो दिखेंगे ही दिखेंगे आपको, ठीक है? यस। तो इसमें था बेसिकली इनकम टैक्स का पर्पस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या थी इसकी, बेसिकली लाने का पर्पस क्या है ना? क्योंकि ये इनकम टैक्स ये जस्ट जस्ट लाइक अ लगान, ठीक है? जो लगान मूवी देखी होगी ना, जो ब्रिटिश लोग लोगों से एक्सप्लॉइट करके, मतलब जो लोगों से टैक्स लेते थे वो लोग लगान लेते थे ना, टैक्स ही था वो बेसिकली, है ना? कर बोलते हैं जिसको। लेकिन वो लोग गलत तरीके से लेते थे, मतलब पूरा कुछ नहीं रखा था हमारे पास में, उन्होंने सब कुछ छीन लिया था, तो वैसा किया। बट क्या है, अपनी गवर्नमेंट बेसिकली स्टेबल है, सब कुछ बराबर है, तो ये लोग वैसा नहीं करते। इन्होंने बोला है कि यार आप इतना इतना रेट है, बजट में दे देते हैं आपको, और बोलते हैं कि आप कुछ कमाओगे इतना तो इसके हिसाब से आपको इतना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये देश का डेवलपमेंट के लिए, राइट? है ना? पब्लिक गवर्नमेंट के ऑपरेशंस चलते हैं, है ना? उसके बाद पब्लिक सर्विसेज वगैरह देते हैं, आपको पानी मिलता है, कुछ अनाज मिलता है फ्री में, कुछ मिलता है, ये सारी पब्लिक सर्विस। और रोड्स, है ना? आजकल तो रोड्स कितने अच्छे बन चुके हैं, राइट? और बेसिकली essential I mean it provides government with the essential revenue to support the social welfare programs। मतलब कुछ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स कंडक्ट करने के लिए, लाड़की बहन योजना लाने के लिए ये सब पैसा चाहिए रहता है, ठीक है? हेल्थ केयर, एजुकेशन के लिए, नेशनल डिफेंस सर्विसेज के लिए पैसा तो चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए ये हमें इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है, राइट? है ना? इसमें हेड्स, मतलब बेसिकली पर्सन कौन कौन है इसके अंदर? इंडिविजुअल है, चिप कंपनी है, फर्म है ना? सोसाइटी है, ट्रस्ट है। तो इन सब के मैंने एग्जांपल भी बता चुका था प्रॉपरली, राइट? है ना? ये चीज एक बार देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? आप जाओगे मेरे को सर इनकम टैक्स आता है, बताओ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, यही नहीं पता तो क्या मतलब?
राइट? तो इनके मैंने मतलब सबके बता चुका हूँ, है ना? एक बार थोड़ा-सा देख लेना, इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं इनकम टैक्स में? मतलब बेसिकली एक इंसान तो पैसा किसी भी वे से कमा सकता है ना, लेकिन ये पैसा किसी भी तरीके से कमाओ, लेकिन इसको टैक्स ये 5 हेड में ही लगना है। 5 हेड में ही लगेगा टैक्स। कहीं न कहीं वो इनकम यहीं पे जाने वाली है आपकी। तो सर क्या होती है, बिज़नेस करोगे तो यहाँ जाएगा बिज़नेस में, सैलरी कमाओगे तो सैलरी में जाएगा। सैलरी के रेट लगेंगे टैक्स के, राइट? सर सैलरी का और इसका अलग है क्या? नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक है? बट उसका कैलकुलेशन सबके अलग-अलग, वो कैलकुलेशंस कहाँ पे दिए हैं, ये चैप्टर में दिया हुआ है। एक-एक हेड मतलब एक-एक चैप्टर है, ठीक है? उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का कैसे कैलकुलेशन करने हैं, वो यहाँ पे बताएगा। कैपिटल गेन मतलब आप मतलब प्रॉपर्टी खरीदी है लाख रुपए की और बेची 1.5-2 लाख रुपए में, कैपिटल गेन हो गया, राइट? अदर सोर्सेस में मतलब जो कि ऊपर कहीं नहीं आता, वो लास्ट में आ जाता है। अदर सोर्सेस मतलब इनकम टैक्स, interest on fixed deposit, saving account और any other sort of income। कुछ भी अदर इनकम वगैरह हो रही है तो सब यहाँ पे आ जाएगा, राइट? तो ये देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, गिफ्ट मिला है, एग्रीकल्चर इनकम वगैरह हुई है, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसके बाद हमने वेबसाइट को गो थ्रू किया था, एक बार इसको देख लेना, ठीक है? एक बार भी देख लिया तो हो जाएगा। ये कुछ इनकम टैक्स के रेट दिए हुए थे, राइट? तो ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा और याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखो कि सर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ के लिए इनकम टैक्स के रेट सेपरेट होते हैं। डन। वो एवरी ईयर बजट में चेंज होता है ना? उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं और टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं एज़ पर स्लैब रेट, ठीक है? डन सर। कंपनीज का रेट तो आप बता ही सकते हो 30% अदर डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, है ना? जो छोटी कंपनी है थोड़ी सी, मतलब जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, उनको 25%, ठीक है? और जो बड़ी कंपनीज है उनको 30% और जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है उनको 30%, राइट? तो ऐसा ये तो याद रहेगा ही, राइट? है ना? ये तो ध्यान रख लेना कंपनीज के लिए वगैरह। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को इसको भी हमने बहुत अच्छे से समझा था। एक बार बस दोनों का पर्पस समझ लेना क्या है तो, है ना? ये उसकी मेथड थी डब्ल्यूडीवी और एसएलएम। एक बार टाइम मिला तो इसको देख लेना, ठीक है? दोनों का मीनिंग वगैरह बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा था, ठीक है? और इनकम टैक्स के पर्पस के लिए डब्ल्यूडीवी ही चलता है। देन सर उसके की डिफरेंसेस वगैरह भी देखा था हमने कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट का, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप छोड़ सकते हो इसको, ठीक है? छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये इतना तो जो हाइलाइटेड कंपोनेंट है वो तो देख लेना। सर छोड़ सकते हैं मतलब टाइम हो तो करना, अदरवाइज आप अगर कोई रश में जा रहे हो, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कुछ जा रहे हो, तो ये सेशन अगर देखोगे आप तो आपको समझ जाएगा, या फिर पेजेस जब टर्न करोगे आप मतलब आपको साथ में लेके जाते हो ना मटेरियल, कुछ स्टडी वगैरह करना है उस पीरियड में, तो ऐसी चीजें छोड़ देना, ठीक है? इंपॉर्टेंट वाली चीजें ध्यान रखना। ठीक है, कंपैरेटिव चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, अगेन जो रेट्स वगैरह दिए हुए हैं, है ना? ये जस्ट इनकम टैक्स के रेट याद रखना, बस फिनिश। राइट? कंपनीज एक्ट की तो रखने की भी जरूरत नहीं है, उसमें ईयर्स का हिसाब चलता है, ठीक है? कंपनीज सॉरी इनकम टैक्स के ध्यान रखना, ये वाले राइट? ये वाला, है ना? एसटीसीजी एलटीसीजी, इनका पर्पस क्या है जो मैंने बता चुका हूँ, कैपिटल गेन वाला, ठीक है? तो इसको छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आपको ये सारा चीज आना चाहिए, ठीक है? डन है सर। उसके बाद जस्ट ये कॉन्सेप्ट था रेफर करने के लिए, तो जस्ट रेफर करने वाला ही सीन है, बाकी कुछ नहीं। ऑफसेटिंग ऑफ इनकम इसको भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है? नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? एडिशनल की पॉइंट्स यहाँ पर भी कुछ नहीं है। आईटीआर कंप्यूटेशन ऑन बैलेंस शीट, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ, ये प्रैक्टिकली भी एक बार देखेंगे, और बैलेंस शीट का जो शेड्यूल 3 भी बता चुका था, कंप्यूटेशन आईटीआर हमारा होने का, ठीक है? डन। एएमटी मैट अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, इतनी हाई लेवल की चीज आपको नहीं पूछी जाएगी, ठीक है? लेकिन पूछते हैं अगर मैट तो बोलोगे आप 15%, 15% लगता है, ठीक है? डन। बाकी और कुछ नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अमोर्टाइजेशन का एक बार यहाँ पे पढ़ लेना, क्या चीज होते हैं, क्या पर्पज होते हैं, ठीक है ना? मैं यहाँ पर एक स्टोरी बताया था, शायद उस सेशन के बाद बताया था ना। 26 AS क्या होता है और टीडीएस सर्टिफिकेट का लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा समझ लेना। मतलब क्या होता है बेसिकली, टीडीएस जब पे करते हैं, है ना? एम्प्लॉय टीडीएस पे करता है,
और डिडक्टर बेसिकली वो करता है, आपका अगर टीडीएस काट दिया मैंने और मैं आपके लिए पैसा पे करूंगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट से फिर क्या करना पड़ेगा मेरे को, सर्टिफिकेट ले लूंगा मैं और वो सर्टिफिकेट आपको दे दूंगा। फिर आप क्या बोलोगे गवर्नमेंट को, फिर आपको सिर्फ पता कैसे मैंने सर्टिफिकेट दे दिया, आप उस पर भरोसा करोगे क्या? आपके पास भी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोला जाता है 26 AS, वो कहाँ दिखेगा आपको, इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जो कि आप डाउनलोड करोगे और आप मेरा सर्टिफिकेट और आपका 26 दोनों को कंपेयर करोगे आप, अगर मैच हो रहा है नंबर्स वगैरह तो करेक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों का लिंकेज है। ठीक है, डन सर। हाँ, एआईएस टीआईएस क्या होता है आजकल, इसमें सारी डिटेल्स कैप्चर हो जाती है, हमारे जो भी बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना, टार वगैरह, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वगैरह, नॉट मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बट आपको इस लेवल पे नहीं है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वगैरह ये सारा चीज आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट छोड़ देना आप, है ना, ये सारा चीजें पूरा एडिशनल था। देसी विदेशी क्या क्या बताए, हाँ लोअर टैक्स डिडक्शन का सर्टिफिकेट, थोड़ा सा आपको अगर कोई, ये भी हाई लेवल वाला चीजें है बट ठीक है, मतलब ये ऐसा है कि आपका अगर इनकम ऐसी नहीं है कि जिसको साल के बाद में टैक्स आने वाला है, उतनी इनकम नहीं है, बट गवर्नमेंट बोलती है कि ऐसे टाइप की इनकम हो गई तो टीडीएस काट दो, तो क्या हो रहा है, मतलब गला भी दबाओ और चिल्लाओ भी मत, ऐसा काम हो रहा है। तो क्या होता है ना, फिर हम गवर्नमेंट ने और एक ऑप्शन दिया, एक काम करो, आपकी इनकम कुछ ऐसी है ना कि आपको लास्ट में प्रॉफिट नहीं आने वाले हैं, टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं आने वाले, तो एक काम करो, आप हमारे पास आओ गवर्नमेंट के पास और आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, आप जिसको क्या बोला जाता है, लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स या फिर नील डिडक्शन ऑफ टैक्स। मतलब एक तो उसमें रेट दिया जाएगा, मेरा अगर 10% टीडीएस कटने वाला है तो उसमें रेट, उसमें सर्टिफिकेट में लिख देंगे गवर्नमेंट कि इनका सिर्फ 1% काटना, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 0.5 काटो या कुछ भी काटो, वो सर्टिफिकेट आप किसको दिखाओगे, जिसको सर्विस दोगे आप उसको दिखाओगे, ताकि वो 10% नहीं काटेगा, ओनली 1% काटेगा। ठीक, यस, मतलब जो सर्टिफिकेट में लिखा है वो, ये इसका पर्पज था। ठीक है, जस्ट रेफर वाला, मतलब इधर रेफर वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जस्ट रीड वाला डन। फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये चीज थोड़ा सा, असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल में कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जिस साल के कैलकुलेशन करते हैं मतलब फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं जिसको हम लोग, राइट, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी नया टैक्स का सिस्टम आएगा तो शायद इसमें कॉन्सेप्ट ही हटा देने वाले हैं, लेकिन आज तो ये प्रिवेल करता है, मतलब आज की डेट में तो है एप्लीकेबल। ठीक है तो, है ना, और जो असेसमेंट का चीज बोला था, हर चीज का असेसमेंट तो होता ही है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, इनकम टैक्स का रिफंड क्या होता है ना, ये आपको ये कॉन्सेप्ट, मतलब मेरी टैक्स लाइबिलिटी होती है, अगर 15 1.5 लाख रुपए टैक्स लाइबिलिटी है, मेरा टीडीएस ज्यादा कटा हुआ है 2,75,000, तो जो एक्सेस पेड है ये मेरे को रिफंड हो जाएगा, उसको बोला जाता है इनकम टैक्स का रिफंड। और ये कैसे मिलता है, ये इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट उसके साथ ये मिल जाता है हमें पैसा वापस। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट चीज था, उसके बाद ये जस्ट रेफर वाला था, और ये एडवांस टैक्स कब आता है, बस इतना सा चीज अगर ध्यान रख सकते होंगे तो रख लेना आप। ठीक है, जब 10,000 से ज्यादा अगर एनुअल लाइबिलिटी होती है इनकम टैक्स की, तो जाके एडवांस टैक्स हमें पे करना पड़ता है एवरी क्वार्टर गवर्नमेंट को। ठीक है, ताकि वो लास्ट ईयर एंड पे बर्डन नहीं आए हमारे पे। ठीक है, एडवांस टैक्स के रेट्स एंड शेड्यूल दिया हुआ है यहाँ पे, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, क्वार्टरली टीडीएस का, सॉरी क्वार्टरली एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। डन। नेक्स्ट यहाँ क्या था, ये टीडीएस का था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टीडीएस का कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका हूँ, ये टीसीएस है, माय बैड, ये टीसीएस है, टीडीएस नीचे होगा, यस, है ना, टीसीएस का भी मैंने कॉन्सेप्ट बता चुका था कल। ठीक है, उसमें बस एक ये ध्यान रखना और ये स्क्रैप का ध्यान रखना, दोनों का 1 1% है। टीसीएस क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, राइट, है ना, मतलब मेरा बायर है कोई, उससे मेरे को और ज्यादा का पैसा लेना है और गवर्नमेंट के पास पे कर देना है। ठीक है, ये उसका कलेक्शन टीसीएस बोला जाता है। और ये टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो इसके ये थोड़े से जो हाईलाइटेड है ऑरेंज, है ना, बेसिकली फॉन्ट कलर जिनका ऑरेंज है उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसके रेट बेसिकली, और ये दोनों का अगर रहा तो 5 टाइप के रेट बस याद रखना है, उतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ध्यान रखिए लो इसको तो। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे पूरा का पूरा बता चुका हूँ, बस इसमें दो चीजें, इसका ड्यू डेट अगर हमने शायद कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने ये नीचे में दिया हुआ है ड्यू डेट। ठीक है, ओके।
ठीक है? तो ये स्टैट्यूटरी ड्यू डेट ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके तो पहले रख दो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? टीडीएस की ड्यू डेट कब है? 7 तारीख को अगले महीने की। टीसीएस का भी सेम है, अगले महीने उसको मतलब नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करना होता है, और रिटर्न क्या होता है? क्वार्टरली करना पड़ता है, ये रिटर्न क्वार्टरली होता है ना? मतलब 1 अप्रैल टू जून का क्वार्टर कब कब अप्रैल टू जून क्वार्टर है, तो उसका रिटर्न कब फाइल करना है? मंथ फिनिश होने के बाद, मतलब मंथ विद नेक्स्ट मंथ करना है बेसिकली, कभी भी कर लो आप। ड्यू डेट उसकी क्या है? 31 जुलाई है, ऐसे करके। बट उसमें क्या होता है ना, एक चीज यहाँ पे मैंने पहले भी शायद छूट गया मेरे से वो, तो टीडीएस का जब रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो उसके 2-3 फॉर्म्स होते हैं। उप्स, यहाँ पे ये पंगा था क्या कुछ? इसके कुछ दो 2-3 फॉर्म होते हैं। तो एक होता है सैलरी के लिए, है ना? सैलरी के लिए होता है 24Q। ठीक है? ये फॉर्म का नंबर है। ठीक है? सैलरी का रिटर्न के लिए, ये सैलरी के लिए है। ठीक है? और ये नॉन सैलरी के लिए जो है, नॉन सैलरी, जस्ट अ मिनट, ये नॉन सैलरी, नॉन सैलरी है इसको। ठीक है? आप अपने पास लिख दो अभी के अभी। ठीक है? नोट्स में इसका नाम है 26Q। ये दोनों ही फॉर्म, ये फॉर्म से बेसिकली, है ना? इशू फॉर्म 16A। हाँ, ये फॉर्म, ये भी फॉर्म से बेसिकली, ये गवर्नमेंट के पास हमें भरना पड़ता है ये फॉर्म। और जब हम टीडीएस का रिटर्न फाइल होने के बाद में हम लोग सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करते हैं, जिसको फॉर्म ही बोलते हैं, फॉर्म 16 करके, जो कि सैलरी के लिए होता है। और ये नॉन सैलरी के लिए आफ्टर 15 डेज ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ठीक है? मतलब एवरी मंथ के 7 तारीख को टीडीएस का पेमेंट करना है, क्वार्टर फिनिश हुआ तो रिटर्न फाइल करना है नेक्स्ट मंथ में। उसके बाद जैसे ही रिटर्न फाइल किया, उसके 15 दिन के अंदर अंदर ये सर्टिफिकेट इशू कर देना है। बस इतना कॉन्सेप्ट चलता है इसका। ठीक है? पीएफ ईएसआईसी का तो हमने कितनी बार देख चुके हैं। ठीक है ना? तो इसलिए इसका तो स्क्रीनशॉट लेके ही रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, डन। और ये इस टाइप का आपको ड्यू डेट का कैलेंडर तो एवरी टाइम मिलता ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गूगल करोगे तो भी आपको मिल जाएगा ये। डन। उसके बाद हम लोग इसको फिनिश कर लेते हैं, जितना भी नेक्स्ट 20 मिनट्स जितना भी होगा हम लोग देख लेंगे, फिर फिनिश कर देंगे आज के लिए। ठीक है? कंटिन्यू करना है ना? आप बता दो, नहीं तो क्या है, मैं बोले जाऊंगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है? यस। ओके। यहाँ तक तो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा ऑडिट एंड सेक्रेटरी। ठीक है? इसको तो फिनिश कर ही देते हैं हम लोग। जस्ट मिनट। यस। तो देखो, सेक्रेटरी कंप्लायंसेस वाला पार्ट है ना, इनफैक्ट आप ये पूरा का पूरा छोड़ के जा सकते हो, पूरा का पूरा, है ना? रिवीजन नहीं भी किया तो चलेगा, क्योंकि अकाउंटिंग लेवल पे ये सारा चीज नहीं पूछा जाता है। ठीक है? तो पूरा का पूरा स्किप कर सकते हो। बट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में जितना होता है कर लेते हैं। ठीक है? तो ये बेसिकली सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस क्या होता है? सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस की बात कर रहे हैं हम लोग पहले। तो सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस मतलब कंपनी का जो काम काज चलता है, उसकी सारी की सारी रिपोर्टिंग किसको करनी पड़ती है? इनके पप्पा। इनके पप्पा मतलब कौन? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसकी मैंने जो वेबसाइट की लिंक है कल ग्रुप में शेयर भी किया था। राइट? तो कंपनी, क्योंकि कंपनी में बहुत लोगों के पैसे लगे हुए होते हैं, शेयर्स वगैरह इशू होता करते हैं ना, तो पैसे लगे हुए होते हैं, तो इसमें कुछ फ्रॉड आउट चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए टाइम टू टाइम इसकी रिपोर्टिंग एमसीए के पास में की जाती है। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। राइट? तो ये उस पे वॉच रखता है। और ये कामकाज कौन करता है? सब कुछ ये करता है कंपनी सेक्रेटरी। एक जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वैसा ये कंपनी सेक्रेटरी होता है।
ठीक है? तो इसकी देखभाल ये कंपनी सेक्रेटरी करता है, ठीक है? बस समझने के लिए इतना ही है इसमें। तो कुछ मतलब जितने भी ये फाइलिंग्स की जाती है फॉर्म्स वगैरह की, और इनको बता दिया जाता है, ठीक है? तो सेक्रेटरी कंप्लायंसेस का यही मतलब है ना? उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से अभी मैं क्विक फायर करता हूँ इसमें, ठीक है? तो ये सेक्रेटरी कंप्लायंसेस वगैरह है ना, तो ये मैंडेटरी तो सबको है, बट इसका ऑडिट वगैरह करना कुछ स्पेसिफिक टाइप की कंपनीज को ही एप्लीकेबल है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद जो एजीएम क्या होते हैं, एनुअल रिटर्न्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, वो तो हमको पता ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना? एनुअल रिटर्न क्या होता है, जब ये डेटा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इसको कन्वर्ट किया जाता है एक्सबीआरएल वगैरह में, ठीक है? और जिसका एनुअल रिटर्न फाइल किया जाता है, कौन फाइल करते हैं? ये सीएस लोग, ठीक है? उसके बाद ये एजीएम क्या होती है, ईजीएम क्या होती है, की मैनेजरियल पर्सन क्या होता है ना? ये की केएमपी वगैरह, ये कंपनी के जो मैनेजर्स है, एमडी है, सीएफओ, सीईओ, ये सारे होते हैं शेयर होल्डर्स, मतलब ओनर्स होते हैं इसके, है ना? और कोरम मतलब होता है कि कितने लोग मीटिंग में होने चाहिए, कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए ना, राइट? ना, तो इसलिए उसको कोरम बोला जाता है। नहीं तो मीटिंग कैसे होगी? अकेला बंदा जाके बैठ गया, कहाँ चले गए तो मीटिंग में, किसके साथ बात करेगा, राइट? तो इसलिए, और बड़ी कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर ज्यादा है, तो उसमें कितने लोग होने चाहिए, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? इसको बोला जाता है कोरम। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कि मैनेज करते हैं कंपनी को, राइट? तो सर, डायरेक्टर्स को ज्यादा पावर होता है या शेयर होल्डर्स को? बेसिकली शेयर होल्डर्स तो ओनर होते हैं, बट जो रेगुलर ऑपरेशंस कौन देखता है? ये डायरेक्टर देखते हैं, ठीक है? और डायरेक्टर के अंडर और कौन आते हैं? मैनेजर्स वगैरह आते हैं, ठीक है? उसके बाद शेयर होल्डर्स कौन है, ये भी हमने बता दिया, ये ओनर होते हैं कंपनी के, इनको क्या मिलता है? प्रॉफिट में हिस्सा, ठीक है ना? और बड़े बड़े डिसीजंस जो है, कुछ इनके अप्रूवल के बिना नहीं होते हैं। डायरेक्टर्स को कुछ करना है तो इनको पूछना ही पड़ता है, ठीक है? या इनके सामने रखना पड़ता है उन चीजों को, है ना? रिक्वायरमेंट फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ठीक है? फाइन, कुछ प्रोसेस दी हुई, यहाँ पे डीएससी लगती है, डीन लेना पड़ता है, ये सारा। मिनट्स क्या होती, सॉरी, मीटिंग क्या होती है, वो तो पता ही है, 2-4 लोग जब बैठे कंपनी में जब डिस्कशन कर रहे हो, उसको मीटिंग बोली जाती है ना? लेकिन क्या एजीएम होती है ना? एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार तो लेनी कंपलसरी होती है। ईजीएम मतलब वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है ना? एजीएम मतलब शेयर होल्डर्स के लिए है, लेकिन मान लो कि जरूरत पड़ गई, शेयर होल्डर्स तो एक बार ही आएंगे ना साल में, लेकिन वो तो कंपलसरी है। ईजीएम कंपलसरी नहीं है। ईजीएम तब ली जाती है जब कोई टॉपिक हम लोग, अभी टाइम है एजीएम लेने के लिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है शेयर होल्डर्स के साथ में करना है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मतलब पहले ही कर ली जाती है उसके, तो उसको ईजीएम बोला जाता है। और बोर्ड मीटिंग तो साल में 4 तो होनी ही चाहिए कंपलसरी, ठीक है? क्योंकि यार डायरेक्टर लोग ना चाय पानी नाश्ता करने थोड़ी आते हैं ना, राइट? प्रॉपरली दिखने चाहिए काम करते हुए, राइट? तो ये बोर्ड मीटिंग फिर डिस्कशन करते हैं, है ना? महुआ अव्वा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। महुआ में क्या होता है? बेसिकली उसमें ऑब्जेक्ट लिखा जाता है ना? उसके अलावा मतलब बेसिकली वो बताता है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। और अव्वा क्या बोलता है कि कंपनी के ऑपरेशंस कैसे चलेंगे, इनके पावर्स क्या है, उनके रेस्ट्रिक्शंस क्या है, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, ये सब कहा लिखा है, अव्वा में लिखा हुआ है, ठीक है? फिर रिजोल्यूशंस, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशंस क्या होते हैं, मैं वो बता चुका हूँ मैं, है ना? शेयर कैपिटल मतलब जिसमें ऑथोराइज शेयर कैपिटल होता है, पेड अप शेयर कैपिटल होता है ना? ऑथोराइज मतलब हमने देखा था, ठीक है? बाकी लोगों को नहीं पता होगा। मतलब जितना कंपनी इशू कर सकती है शेयर, ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल ये मव्वा में लिखा होता है, और ये कम वहां पे एमसीए को पता है अभी, इससे ज्यादा कोई भी कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। और पेड अप कैपिटल मतलब ऑथोराइज्ड में से कितना हमने किया है ना? 1 करोड़ का ऑथोराइज्ड है, तो उससे ज्यादा हम लोग शेयर कैपिटल नहीं इशू कर सकते, उससे कम ही रहेगा, है ना? डूज एंड डोंट्स फॉर कंपनीज, है ना? ये सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी है ना? डिस्क्लोज नहीं करना है, बेसिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स करने हैं तो कुछ स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर नहीं कर सकते हैं, है ना? ये चीज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट, राइट? अभी ऑडिट देख रहे हैं हम लोग। तो ऑडिट मतलब क्या होता है बेसिकली, अच्छा सॉरी, ये तो एमसीए का ऑडिट है, मतलब सेक्रेटरियल ऑडिट जिसको बोलते हैं। क्या होता है? कंपनी ने, सेक्रेटरी ने काम कर लिया, अब क्या बोलता है कम एमसीए गवर्नमेंट, एक काम करो, आपने काम तो कर लिया, लेकिन आप कोई दूसरा जो
प्रैक्टिसिंग चार्ट सीएस है, उससे रिपोर्ट ले लो कि आपने जो काम किया है ना, मतलब क्या है, सेक्रेटरी दो दो टाइप के हैं। दो, एक मतलब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट, सीए आ रहा है मुझे, एक तो प्रैक्टिसिंग वाले सीएस और दूसरे जॉब करने वाले सीएस, राइट। तो जॉब करने वाला सीएस ने तो सब काम कर चुका है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, एक काम करो, आपने तो काम कर चुके हैं, आप जो प्रैक्टिसिंग सीएस है ना, उससे आप रिपोर्ट ले लो कि आपने जो काम किया है वो सही है, और वो हमारे पास सबमिट करो रिपोर्ट। ऐसे होता है, ठीक है। तो ये वो रिपोर्ट है बेसिकली, है ना, सेक्रेटरी वाला रिपोर्ट। और स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब ये तो कंपनी का ऑडिट है बेसिकली, है ना। इंटरनल ऑडिट ये मैंडेटरी नहीं होता है, बट ये जरूरत पड़ती है, जो कंपनी बड़ी से लेवल पे चले जाती है उनको ये करना कंपलसरी होता है। कॉस्ट ऑडिट ये नॉर्मल ऑडिट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए होता है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये छोड़ दो, इसको क्या है पता नहीं, डायरेक्टर की रिटायरमेंट वगैरह जाने दो, नॉट मच इंपॉर्टेंट। पेनल्टीज है, आपने अगर कुछ झोल झोल कर लिया कोई डायरेक्टर ने वगैरह, तो उनको पेनल्टी वगैरह बैठ जाएगी, जेल भी होगी। टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती है, एक तो प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है ना, एलएलपी होती है, वन पर्सन कंपनी होती है, मतलब एक अकेले बंदे की कंपनी। ठीक है, एजेंडा मतलब क्या, एजेंडा मतलब बेसिकली ये होता है प्री प्लानिंग ना, कोई भी चीज की, आपको कहीं जाना है, ट्रिप व्रिप करनी है, तो आप क्या बोलोगे, यार बताओ कैसे करना है ना, क्या करेंगे, वहां जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, इधर से उधर घूमने जाएंगे, इसको क्या बोला जाता है, प्लानिंग। और प्लानिंग मतलब एजेंडा, है ना। कोई भी मीटिंग में जाने से पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसको पहले से ही बता देंगे हम लोग, इसको बोला जाता है एजेंडा, ठीक है। उसके बाद मिनट्स मतलब क्या है, आपकी मीटिंग हो गई, मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ उसको लिख के रख दो ना कोई डॉक्यूमेंट पे, उसको बोला जाता है मिनट्स, ताकि फ्यूचर में कोई झूठ बोलेगा नहीं, बदलेगा नहीं, राइट, क्योंकि सब कुछ अभी लिखा हुआ है और सबने साइन किया हुआ है उस पर डॉक्यूमेंट पे, राइट। उसको बोला जाता है मीटिंग्स, सॉरी मिनट्स होते हैं। ये कब होते हैं, मीटिंग के बाद बनाए जाते हैं, ठीक है सर। उसके बाद रजिस्टर, ऑफ कोर्स यार, कोई भी कंपनी में आता है तो लोगों को पता चलना चाहिए ना कि यहाँ पे डायरेक्टर कौन है, यहाँ पे शेयर होल्डर्स कौन है, तो उनका क्या है, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कंपनी के ऑफिस में, राइट। तो उसको रजिस्टर बोला जाता है, ऐसा उसका फॉर्मेट वगैरह होता है, ठीक है, फाइन, ठीक है। कंपनी का सील होता है ना, कॉमन सील बोला जाता है, जो कि एम्बॉस्ड होता है, ठीक है। मतलब आप पेपर पे डाल दोगे तो वो मार्क हो जाएगा उस पर, मतलब समझ रहे हो आप? ऐसा हाथ लगाओगे तो वो रफ टाइप का आएगा, राइट, है ना। उसको बोला जाता है एम्बॉस टाइप का होता है, कम कम कॉमन से। केएमपी मतलब कंपनी के जो बड़े बड़े लोग हैं, है ना, मैनेजर्स हो गए, सीएफओ सीईओ वगैरह हो गए, उनको केएमपी बोला जाता है, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी वगैरह हो गया, राइट। एनुअल रिटर्न तो मैंने बता चुका हूँ, है ना। सीएसआर वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैंने बोला कि ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज के लिए इज इंपॉर्टेंट, है ना। सीएसआर मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने बोला है कि आप बहुत प्रॉफिट कमाते हो, आप बिजनेस करते हो, आपने बहुत प्रॉफिट्स कमाने के बाद में आप थोड़ी सी तो लहज करो, आप एक काम करो, जिस सोसाइटी से आपने प्रॉफिट कमाया ना, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स वगैरह दे दो, उनके लिए कुछ कर तो लो, उनके लिए हॉस्पिटल खोल दो, कुछ रोड बनवा लो, उनके लिए कुछ एजुकेशन स्कूल खोल दो, कॉलेज खोल दो, एम्बुलेंस की सर्विस दे दो, या कुछ भी करो जो कि उनके वेलफेयर के लिए हो, उसके लिए बोला जाता है, उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसका अलग से अमाउंट है, वो बोलते हैं कि आपको कम से कम 2% तो 2% तो आपके प्रॉफिट्स के 2% का आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा होता है ना। उसके बाद डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती है, ये सब कहाँ पे आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लगी होती है। वो क्या बोलते हैं डायरेक्टर्स के, हमने साल भर में क्या काम किया, क्या नहीं किया, हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे, हमने क्या सीएसआर की एक्टिविटी की, है, कितने फ्रॉड हुए नहीं हुए, वो सारा सब कुछ हमें बताने का है। वो डायरेक्टर्स को रिपोर्ट देनी पड़ती है, और ये सब कहाँ पे मिलता है आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एनुअल रिटर्न में आपको मिल जाएगा। और एनुअल रिटर्न मैंने डाउनलोड करके आपको दी भी थी, ठीक है, डन सर। एंड डोरमेंट कंपनी मतलब जो इनएक्टिव हो चुकी है, सो चुकी है, अब मतलब उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, है ना, उसको बंद नहीं किया, बट अभी वो स्लीपिंग मोड में है, ठीक है, जिसपे कोई कामकाज नहीं होता है, इनएक्टिव है ना। सीए ऑडिटर कौन है, सीएच, जिनके पास सीओपी होती है, सर्टिफिकेट ऑफ, देखो सीए तो मैं भी बन चुका हूँ, मेरे पास भी सीओपी थी, लेकिन मैंने सीओपी सरेंडर कर दिया, मैंने बोला कि मेरे को नहीं चाहिए सीओपी, आप रख दो, ठीक है, अब वापस भेज दी मैंने, ठीक है। तो मैं कोई बैलेंस शीट वगैरह पे साइन नहीं कर सकता कोई कंपनी के, राइट, क्योंकि मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है अभी, राइट, मैंने अथॉरिटी वापस दे दी, है ना। लेकिन मैं सीए हूँ क्योंकि मेरे पास मेंबरशिप का सर्टिफिकेट है और मेरा नाम इंस्टीट्यूट के पास अभी भी है, राइट।
तो मैं मेंबर हूँ, बट मैं सीओपी होल्डर नहीं हूँ। तो सीओपी होल्डर मतलब जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का अथॉरिटी है, तो ये लोग ऑडिटर बन सकते हैं, सिर्फ यही लोग। ठीक है? तो क्या ओसीए तो होना चाहिए ना इसलिए। फिर उसके डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह होते हैं, एप्लीकेबल लिमिट्स फॉर ऑडिट नॉट मच इंपॉर्टेंट, है ना? बुआ क्या होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना? उसमें क्या-क्या आते हैं? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, कितने साल तक मेंटेन करने हैं? 8 साल तक मेंटेन करने हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना बिल्कुल। कोई भी कंपनी या छोटा-मोटा बिज़नेस भी हो, उसको 8 साल तक उसके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने है ही है, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट कभी भी माँग सकते हैं, ठीक है? डन सर। ऑडिट, ऑडिट मतलब क्या होता है? बेसिकली चेकिंग, है ना? चेक करना, सब कुछ बराबर हुआ है या चल रहा है, कंपनी में नहीं चल रहा है ना? जो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखे हो सही है या नहीं है, कहीं फ्रॉड वॉड तो नहीं हुआ है, ये सब कुछ अगर हुआ है तो ये हमें बताना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में। मतलब सीए करता है ऑडिट, तो ये अपनी रिपोर्ट में बताएगा। ऑडिट क्यों करना पड़ता है? बेसिकली ऑडिट करने के बाद में उसको समझ में आता है कि उन क्या चीजें गलती हुई है नहीं हुई है, वो सब कुछ अपने रिकॉर्ड करेगा सीए, और उसकी एक अपनी रिपोर्ट बना के ये सबमिट कर देगा, और वो अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। ठीक है, इतना पावर होता है। रिवर्स टू सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मतलब बेसिकली चेकिंग, चेकिंग करना। ठीक है, उसके बाद ये अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह दिए हुए, इंडेस है ना? बेसिकली देखो क्या होता है, ऑडिट करने के लिए ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स है। कोई कैसे भी ऑडिट कर लेगा, जाके बैठ जाएगा, बोलेगा ये ले वो ले वो ले, ऐसे ऑडिट करेगा क्या? नहीं ना, है ना? कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होने चाहिए ना, फॉलो करना पड़ेगा उसको। तो वो कहाँ पे लिखे हैं? एस एज, मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, राइट? तो ये कौन पढ़ेगा? सीए पढ़ेगा ना, हम हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, राइट? लेकिन एसएस के हिसाब से वो ऑडिट करता है, ठीक है? और अकाउंटिंग कैसे होती है? एएस के हिसाब से होती है, जस्ट उल्टा पुल्टा है। एस ए मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये ऑडिट के लिए। एईएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये काय के लिए? अकाउंटिंग कैसे करनी है वो बताते हैं, है ना? ताकि सभी कंपनीज की, चाहे देश की हो विदेश की हो, सारे कंपनीज के फॉर्मेट तो सेम होने चाहिए ना। सबके फॉर्मेट से सर थोड़ी ना, उसके नंबर्स भी सेम होने चाहिए। सेम मतलब सर सेम क्या? नहीं, उसका प्रोटोकॉल, है ना, और जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो सेम होना चाहिए। तो ये होते हैं एएस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना? टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कल भी, है ना? बेसिक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें, है ना? ऑडिट के टाइप्स अभी हमने ऊपर देखा है, ऑडिट के टाइप्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट ऑडिट कंपनी का होता है, इंटरनल ऑडिट भी ये भी कंपनी ने बोला है, लेकिन ये सब के लिए जरूरी नहीं है। कॉस्ट ऑडिट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और टैक्स ऑडिट ये इनकम टैक्स का होता है। फॉरेंसिक ऑडिट ये फ्रॉड वगैरह डिटेक्ट करने के लिए होता है। और मैनेजमेंट ऑडिट तो कंपनी का इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के लिए ये कंपलसरी नहीं होता। पर्पस ऑफ ऑडिट क्या है? अकाउंटिंग मतलब अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी चेक करने के लिए, ठीक है? ताकि सब कुछ सही चले कंपनी में, कहीं किसी के साथ में फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए। ठीक है, और फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड का यहाँ पे मतलब क्या, कुछ इंटेंशनल गलतियां करना इज फ्रॉड, है ना? फ्रॉड मीन्स क्या, कैश चोरी करना ही होता है क्या? नहीं, है ना? इंटेंशनली कुछ गलत काम करना, है ना? फाइनेंशियल्स के नंबर, कुछ मान लो कि आपने 10 करोड़ की सेल की, और बोलना कि हमने सेल ही नहीं की उतनी, 5 करोड़ की, दैट इज अगेन फ्रॉड ना। तो इनको बोला जाता है फ्रॉड। ऐसा फिर ऑडिटर को अगर दिखता है तो ये रेड फ्लैग्स हो जाते हैं, और ये फिर इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, ठीक है? टिप्स टू मैनेज द ऑडिट्स, है ना? देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, ठीक है? तो आप कंपनी के साइड से काम करोगे, ऑफ कोर्स सर, और आपका ऑडिट करने कौन आने वाला है? चार्टर अकाउंटेंट आने वाला है। तो उसके लिए आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स तो होने चाहिए, तभी तो वो चेक करेगा। तो उसकी ना प्रिपरेशन पहले से करके रखना, मतलब जो काम आप करोगे उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और वर्किंग्स प्रॉपरली फोल्डर में सेव करके रखना। मतलब ऑडिट के टाइम में आपको कोई भी हसल नहीं होगी, राइट? आपका काम बहुत स्मूथली चलेगा, ठीक है? तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन करना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रखना, है ना? अच्छे से कम्युनिकेशन वगैरह मेंटेन करना, चेकलिस्ट वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ठीक है? ये सारा चीजें तो ये आपके साइड से बोल रहा हूँ, और ऑडिटर के साइड से बोलूंगा तो ये प्रॉपर्ली चेकलिस्ट बनाएगा, सबको रूल बराबर बांट देगा कि आप ये काम करोगे। मतलब देखो, ऑडिट सी आता है तो क्या सब काम वही करता है क्या? नहीं, वो अपने दो चार चिंटू पिंटू लेके आता है, राइट?
है ना? सोनू, मोनू, बंटी, ये सबको लेके आता है और फिर बोलता है कि आप ये करो सोनू, आप मोनू ये करो, बंटी ये करना, चिंटू ये करना। सबको काम बाँट देता है वो, है ना? और काम करवाता है, ठीक है? और फ़ॉलो-अप वगैरह फिर मेंटेन करता है। ऑडिट का प्रिपेयर्डनेस वगैरह, ठीक है? ये देखो, ये आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। जो बात की पहले वो ये वाली थी, है ना? सारे रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करोगे, बैंक रिकंसिलिएशन है, जीएसटी, टीडीएस के रिटर्न्स है, सब जितने वैल्यूएशन वगैरह किया उसका डॉक्यूमेंट्स होगा, फिक्स एसेट का रजिस्टर होगा, ये सब कुछ आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है? ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस वगैरह जो है, ये तो ऑलरेडी हम लोग ऊपर में भी देख चुके हैं, ठीक है? ये ऑडिट के भी चैप्टर में है। देखो, एसएस के भी बारे में बताया मैंने अभी एसएस के बारे में भी बताया और एएस के बारे में भी, दोनों का डिफरेंस बता दिया आपको, ठीक है? फाइन। इस तरीके से हमने सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस एंड ऑडिट को भी फिनिश कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले हैं। ये सारे के सारे हम लोग कल फिनिश कर देंगे। लेकिन एक काम करते हैं ना, देखो जो मैंने बोला कि जो इम्पोर्टेंट था वो तो पहले ही हो गया, और ये जो रिसेंटली हमने डिस्कस किया है तो वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम मिला तो करना वाला बात है, ठीक है? उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हम लोग इसको टच कर सकते हैं कि कल के दिन में तो ये फिनिश हो जाएगा। एक काम करते हैं, एक टॉपिक को हम लोग फिनिश कर देते हैं, अगेन 5 मिनट्स है हमारे पास, 5 मिनट्स में फिनिश हो जाएगा, ठीक है? जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं अभी फिनिश कर रहा हूँ उसको, ठीक है? कौन-सा था ये? पर्सनल फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग वाला, है ना? कोई आपको ये सारी चीज़ें के बारे में नहीं पूछने वाला है इंटरव्यू में वगैरह, लेकिन जस्ट आपके नॉलेज के लिए अगर आपको याद रह गया ये सेशन के बाद तो अच्छी बात है, ठीक है? पर्सनल फाइनेंसिंग वगैरह कैसी होती है? बेसिकली आपकी सेविंग्स है, आप कैसे, आपको कुछ बिज़नेस करना है, कुछ करना है, या आपको ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से पैसा लेके आओगे? अपने दोस्त भाइयों को बोलोगे, रिलेटिव से वगैरह लेके आओगे, है ना? और कभी बस मेरी ये सजेशन थी कि यार आप किसी से भी पैसे लेते हो, फ्रेंड्स या फैमिली, तो उनसे कभी चीट मत करना, राइट? और उन्होंने जो दिया है, आपको हेल्प किया, उनकी कदर करना सिंपली, ठीक है? उनकी कंट्रीब्यूशंस को वैल्यू करना, ठीक है? और कभी अगर उनको पैसों की ज़रूरत पड़े, तो टाइमली वापस दे देना। कमिटमेंट फेल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज रिलेशन खराब हो जाते हैं, ठीक है? या फिर क्रेडिट कार्ड तो होते ही है, फ्रीलांसिंग का काम करो अपना, और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह तो अपने निकाल के रख ही दो, ठीक है? ताकि बड़ा कुछ इश्यू होने से आप बच जाओ, है ना? बड़ा कुछ खर्चा होने से आप बच जाओगे, राइट? इन्वेस्टमेंट्स वगैरह तो कौन से टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती है, ये सारा हम डिस्कस कर लेंगे नीचे, है ना? आरडी, एफडी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर्स वगैरह में भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, है ना? वेल्थ क्या होती है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और गो आई मीन बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स के ये एग्जाम्पल है नीचे के, वेल्थ का ये भी एग्जाम्पल है नीचे के, है ना? रियल एस्टेट वगैरह और रिटायरमेंट प्लानिंग, ये भी नीचे में डिस्कस किया हुआ है सारा का सारा चीज, ठीक है? एक बेसिकली जो रूल है ना? इसको आप कंसिडर कर सकते हो उस टाइप से। आप लोन भी ले रहे हो तो इतना लोन मत लो, मतलब आपकी महीने की कमाई, मान लो कि 1 लाख रुपए कमा रहे हो आप, तो आप लोन उतना ही लो जो कि मान लो स्टैंडर्ड अमाउंट, मतलब एक परसेंट है बेसिकली, 60% तक, मतलब आपकी ईएमआई 60,000 रुपए तक जाएगी, उतना ही लोन लेना। नहीं तो 1 लाख की सैलरी है तो 1 लाख का लोन लिया, खत्म बात। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर अदर खर्चे कहाँ से करोगे, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो मैक्सिमम 60% तक, ठीक है? ये बहुत ही प्रो वाली टिप है, ठीक है? अदरवाइज अब दूसरी चीज बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना? देखो, आप जितने भी सैलरी वगैरह हो रही है ना आपकी, उसमें से 20% तो आप सेविंग कर लेना। लाख रुपए आ रहे हैं, 20,000 रुपए तो आप सेविंग में डाल दो, इन्वेस्टमेंट्स करो, कुछ करो, कुछ करो, है ना? उसमें से 30,000 रुपए तक, आप 1 लाख की बात कर रहे हैं ना, तो 30%, तो 30,000 रुपए आप अपनी वांट्स पे खर्चा कर सकते हो। मेरे को मोबाइल चाहिए, है ना? मेरे को अच्छा लैपटॉप चाहिए, है ना? मेरे को अच्छी बाइक चाहिए या कार चाहिए, कुछ चाहिए, तो 30% तक आप वैसा खर्चा हुआ तो चलेगा। और नीड्स, मतलब ये तो आपकी बेसिक नीड्स है, ये तो कंपल्सरीली होनी ही चाहिए, इसमें तो कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो ये सारा आप क्या करना, जो आपकी ईएमआई वगैरह बचती है ना, देखो मान लो 1 लाख की सैलरी थी, 1 लाख में से 60,000 रुपए तो ईएमआई में चले गए, बचे 40,000, तो 40,000 को इसमें स्प्लिट करना आप, ठीक है?
डन सर। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव वाइज वगैरह भी समझने की कोशिश की थी, पर्सनल फाइनेंसिंग क्या होती है ना, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, वेल्थ होता है और रिटायरमेंट प्लानिंग। तो ये थोड़ा सा बस पर्सनल फाइनेंसिंग मतलब किसी दोस्त भाई से हेल्प लेना या फिर अपना कुछ सेविंग्स वगैरह वगैरह विड्रॉ करके कुछ अपने काम कर लेना, इसको पर्सनल फाइनेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सेविंग्स करो, है ना, 10-20% हमने तो अभी ऊपर डिस्कस कर लिया। बजट बनाओ, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, है ना, खर्चे को ध्यान में रखो, अपनी इनकम को बढ़ाओ। ये सारी चीजें एग्जांपल्स तो मैंने अभी बताई ऊपर में। और कुछ टिप्स अगर है तो मल्टीपल इम्पल्स बाइंग नहीं, मतलब कहीं पर भी जा रहे कुछ दिख गया खरीद लिया, ये सारा चीज मत करना, अवॉइड करो। राइट, और जो भी लोन्स वगैरह आपके हाई पेइंग इंटरेस्ट वाले थे उनको पहले पे ऑफ कर देना, है ना, ये सारा चीज। इन्वेस्टमेंट्स मतलब बेसिकली आपका जो पैसा है उसको अलोकेट करना कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे, है ना, जैसा शेयर मार्केट हो गया, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, एफडी हो गई, आरडी हो गई, इसमें बराबर से आप इन्वेस्ट करो ताकि आपका पैसों पे पैसा बढ़ जाए। बिकॉज क्या है, इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही जाएगा। इन्फ्लेशन क्या है, ऑलमोस्ट 7 to 8% तो है ही। मतलब आज के 1 लाख रुपए की वैल्यू नेक्स्ट ईयर कम हो जाएगी, मतलब लाख रुपए की चीज महंगी हो जाएगी, 1,07,000 रुपए की हो जाएगी। राइट, तो आपका कम से कम 7% तो बढ़ना ही चाहिए, 7-8%। राइट, यस सर, ये था। और उसके बाद वेल्थ मतलब क्या होती है, बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ असेट्स लाइक कैश, है ना, मतलब आपके पास कुछ लोन नहीं है, कुछ नहीं है, आप सरप्लस जमा हो रहा है आपके पास में, अलीशान जिंदगी जियो के बाद में, है ना, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जमा के रखी, गोल्ड जमा के रखा है, बस अलीशान काम होने वाला है आपका। ठीक है, तो उसको बोला जाता है वेल्थ, है ना। ये कब बनती है वेल्थ, जब आपके सारे ऑब्लिगेशंस खत्म हो गए, फिर पैसा जमा करने वाला ही काम है। ठीक है, उसको वेल्थ बोला जाता है ना। और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप अगर, हाँ, इसमें वेल्थ में आपको शायद क्या चीज बताई थी, एक टिप बताई थी मैंने। हाँ, आप जो भी प्रॉपर्टी निकालोगे या कुछ निकालोगे तो आप इंश्योरेंस वगैरह तो पहले ही करके रख देना। ठीक है, और रिस्क एंड रिटर्न का बैलेंस करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसा नहीं कि यार मेरे को रिस्क जहाँ पे है इश्क वहां पे है ना। हर्षद मेहता की सीरीज देखी होगी, तो जहाँ रिस्क है वहां इश्क है ना। तो भावुक नहीं हो जाना हम लोग सर, वो सब मूवी में इधर उधर अच्छा लगता है, बट ठीक है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मतलब यार आप रिस्क उतनी लो जितनी आप झेल पाओ। ठीक है, रिस्क मतलब क्या, लॉस होने के चांसेस। ये 24% क्या लिख के दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। पता नहीं उसमें क्या ना दो। ठीक है, रिटायरमेंट प्लानिंग मतलब बेसिकली ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करो जो कि आपके फ्यूचर के लिए काम आए। मतलब आप जब रिटायर हो जाओगे आपके एज के, तब जाके आपको ऐसा कुछ नहीं हो के यार तब बर्डन है, इसलिए, है ना। इसलिए पीएफ भी क्यों कटता है आपका, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप जितनी सैलरी है वो सब आप खर्चा कर लोगे अभी, और बाद में रिटायर होगे तो आपको कौन पालेगा। इसीलिए एक काम करो, आपका पीएफ काट कटवाओ और हमारे पास जमा कराओ। फिर आप जब रिटायर हो जाओगे तो हम आपको पैसा दे देंगे, थोड़ा 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 थोड़ा, एक तो पेंशन के फॉर्म में दे देंगे या फिर एक साथ देंगे 1-2 करोड़ रुपए। आप फिर उससे अपनी जिंदगी जी लेना बाकी की। ठीक है, ये पर्पज होता है रिटायरमेंट प्लानिंग का। तो इसमें पीएफ होता है, ईपीएफ होता है, एनपीएस कर सकते हैं हम लोग। राइट, तो ये सारा चीजें है इस टाइप से। फिर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स देखी थी रेगुलर टाइप के, मतलब जो कि हर कोई तो करता ही करता है और करना भी चाहिए। ठीक है, तो इसका आरओआई वगैरह क्या होता है क्या नहीं, ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो है ना, ये भी बैंकिंग के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड का फंड कंपनी में जाओगे, या जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं ना, वहां पे जॉब करने के लिए जाओगे ना, तो वहां के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये पूरा का पूरा मॉड्यूल ही इम्पोर्टेंट है, ये पर्सनल फाइनेंसिंग वाला वगैरह, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जो फाइनेंशियल कंसल्टिंग बिजनेस है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली इसको अगर बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया ना, तो आप ये कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। राइट, आपके घर के लोगों को ही तो दे दो पहले कंसल्टेंसी, उतना तो कर ही सकते हो, पैसा तो बचा सकते हो अपने घर वालों का। ठीक है, तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, एफडी होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, टर्म इंश्योरेंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस तो इंपॉर्टेंट है ही है। रियल एस्टेट में कर सकते हो, गोल्ड कर सकते हो। गोल्ड के लिए मैंने आपको एक बताया था कि आप अगर गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो 22 कैरेट मत लेना, जिसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं 13 to 15%।
राइट? 24 कैरेट लेना जिसमें मेकिंग चार्जेस ना के बराबर हो, 1% 2% इज फाइन, क्योंकि वो लोग तो लेते ही है, क्योंकि उनकी कमाई ही वही है ज्वेलर्स की, राइट? अदरवाइज क्या है, 13-15% अगर आप मेकिंग चार्जेस लोगे तो क्या फायदा ही नहीं है आपको, अगले 2 साल तक तो फायदा ही नहीं होने वाला है। ठीक है, तो गोल्ड का इसीलिए ध्यान रखना, ये चीज मैंने बताई थी, है ना? रिकरिंग डिपॉजिट, छोटे मोटे बिजनेसमैन है, ये छोटे बिजनेसमैन तो ये यूज करते ही करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। ईपीएफ, ईएलएसएस वगैरह जो कुछ है, ये पढ़ोगे ना तो इसमें आप थोड़ा सा ये रेट्स वगैरह थोड़ा सा ध्यान देना, कौन सा रिस्की है कौन सा नहीं रिस्की है, उनका पर्पस क्या होता है, ये भी चीज थोड़ा सा ध्यान रख के कि किसी को सजेशन देना या कंसल्टेंसी देना। और ये मैं बोल रहा ना आपको, ये तभी आपको करना है जब कोई नॉर्मल अकाउंटिंग के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। बट आप कोई अगर ऐसे ऐसे बिजनेस में, ऐसे कंपनी में जा रहे हो इन्वेस्ट जॉब के लिए, जो कि फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म है, तो वहां के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है, राइट? यस। तो सोच समझ के पढ़ाई करना। वैसे इन्वेस्टमेंट्स वाला भी है, ये भी चीज मैंने बता दी आपको, है ना? ये रिटायरमेंट एंड रेगुलर मिक्स टाइप के हैं, तो इसमें भी ये ईएलएसएस के प्रोडक्ट ले सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, यूलिप ले सकते हैं, सुकन्या योजना, राइट? जिनके घर में चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड वगैरह बॉर्न होती है, तो उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं ये नाम से, सुकन्या समृद्धि योजना से। तो ये कौन कर सकता है, तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और कितने साल का लॉक इन है ये भी लिखा हुआ है इसमें, है ना? पोस्ट सेविंग स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, ये भी एक तरीका है सेविंग करने का। तो ये सारी चीजें इतनी है जो कि आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, राइट? तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने की कोशिश की। जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो भी बता दिया, जो नहीं है वो भी बता दिया, और कब वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा मैंने वो भी बता दिया, राइट? सो इस तरीके से हम लोग और ज्यादा बर्डन नहीं लेंगे आज के लिए, और यही रुक जाते हैं, ठीक है? ताकि आपके लिए भी पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। और कल से फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट टाइप के टॉपिक से, तो उस रिदम वो वाला मोड एक्टिवेट हो जाएगा हमारा। आज थोड़ा सा टेक्निकल साइड का था आज भी, ठीक है? चलो मैं इसका रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो जिन्होंने रिकॉर्डिंग सेशन इसका देखा होगा, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और आप इसके पेजेस वगैरह प्रॉपरली टर्न करके देखना, जो भी नोट्स है आपके हाथ में, जिसको रेफर किया होगा आपने, राइट? उसको 2-4 बार अगर देख लिया तो आपका काम बन जाएगा, है ना? एटलीस्ट 10-15 मिनट्स का काम होता है, राइट? उतने पेजेस टर्न करना बोले तो, लेकिन आपको चीजें याद आ जाएगी, है ना? लाइवनेस रहेगा उसमें, इसलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है?